हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए अगले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैन 26 में अगर आप देखोगे तो इस टॉपिक में से लगभग 18 मार्क के क्वेश्चन आ गए हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया और एक पूरा का पूरा एमसीक्यू आ गया 10 नंबर का। तो ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक है आपके सीए फाइनल एग्जाम्स के लिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उन्हीं के रिविजन पहले डाल रहा हूं। जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसके रिविजन वीडियोस में बाद में डालूंगा। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग खत्म कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, जो आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सारे ट्रस्ट को सबसे पहले सरकार ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक रेजिम 1, रेजिम 2। रेजिम 1 में कुछ इंस्टीट्यूशंस आते हैं, कुछ एसोसिएशन आते हैं जो सेक्शन 1023C के अंदर कवर्ड है, और रेजिम 2 के अंदर जो आते हैं वो है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट जो 12AA। अभी तो 12AA रेलेवेंट नहीं है, 12AB में कवर्ड है। पहले 12AA में होते थे, अब सारे के सारे ट्रस्ट 12AB में कवर्ड है। तो रेजिम 1 और रेजिम 2 इस तरीके से सारे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को सरकार ने डिवाइड किया है। अब सरकार का इंटेंशन है कि आगे जाकर ये रेजिम 1 को भी सरकार पूरी तरीके से निकालने वाली है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद कोई भी इस रेजिम 1 के अंदर एप्लीकेशन दे ही नहीं सकता है। अभी जिसको भी आना है सबको रेजिम 2 में ही आना है। तो अपना पूरा डिस्कशन जो है ना इस चैप्टर का वो मेनली रेजिम 2 के पर्सपेक्टिव से ही होगा। रेजिम 1 इतना ज्यादा आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, जबकि देखा जाए तो टैक्सेबिलिटी ऑफ रेजिम 1 एंड रेजिम 2 इज सेम ओनली। आप रेजिम 1 की टैक्सेबिलिटी मुझे पूछो या रेजिम 2 की टैक्सेबिलिटी पूछो, दोनों सेम ही है। लेकिन हमारे लिए 99% ये चैप्टर क्या है, रेजिम 2 ही है। एक ऐसे चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में बात करना है जो 12AB में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दो किस्म के ट्रस्ट इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स में रजिस्टर करवाते हैं, एक जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करता है और एक जो रिलीजियस पर्पस के लिए काम करता है। अब जो रिलीजियस पर्पस है ना वो इनकम टैक्स लॉ में डिफाइंड नहीं है, सॉरी, लेकिन जो चैरिटेबल पर्पस है ना वो इनकम टैक्स लॉ में डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 15 के अंदर, 2(15), और उसके अंदर सरकार ने 7 पॉइंट डाले हैं। 6 स्पेसिफिक पॉइंट है और एक जनरल पॉइंट है। 6 स्पेसिफिक पॉइंट क्या है पहले वो बता देता हूं। चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और सर्विसेज इन रिलेशन टू योगा। ये 6 स्पेसिफिक एक्टिविटीज है जो चैरिटेबल पर्पस के डेफिनेशन में कवर्ड है। उसके बाद एक 7वां पॉइंट है जो इस सेक्शन के अंदर एक प्रोवाइजो है जिसको सरकार बोलती है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इफ द कमर्शियल रिसीट्स इज अप टू 20% ऑफ टोटल रिसीट्स। तो कोई और एक्टिविटी भी चैरिटेबल पर्पस मानी जा सकती है अगर आपकी कमर्शियल रिसीट इज अप टू 20% ऑफ टोटल रिसीट्स। अब कमर्शियल रिसीट क्या होती है सर? कमर्शियल रिसीट ये होती है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर आप जो अपने कस्टमर को फीस चार्ज कर रहे हो उसे बोला जाता है कमर्शियल रिसीट्स। तो अगर वो फीस आपकी 20% है ऑफ द टोटल रिसीट्स तो हम आपको चैरिटेबल मानेंगे, अदरवाइज हम आपको चैरिटेबल नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बोलना चाहता है ये 7वां पॉइंट। अब जो पहला 6 पॉइंट है ना उसके अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिलीफ ऑफ पुअर के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेडिकल के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एजुकेशन के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, उनके लिए ऐसी कोई परसेंटेज की क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए ऐसा क्राइटेरिया है। अब उसी के ऊपर एक केस लॉ आ गया सुप्रीम कोर्ट का, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या हुआ सर इस केस के अंदर? इस केस के अंदर कोर्ट ने कोई साफ साफ बात नहीं किया। कोर्ट बोलता है कि ना ही हम एसएससी को रोक रहे हैं एग्जेम्पशन क्लेम करने से और ना ही हम टैक्स अथॉरिटी को रोक रहे हैं एग्जेम्पशन मना करने से। हम एसएससी को भी नहीं रोक सकते एग्जेम्पशन क्लेम करने से और ना ही हम टैक्स अथॉरिटी को मना कर सकते एग्जेम्पशन मना करने से। तो फिर क्या कर रहे हो भाई, आप कोर्ट क्यों बने हो? कोर्ट बोल रहा है हम आपको पैरामीटर बता देते हैं आपको क्या करना है। आपको हर साल चेक करना है एसएससी चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम कोई ऐसा कोई थंब रूल नहीं दे सकते आपको कि ये सारे पॉइंट्स है ये चेक कर लो तो हो गया चैरिटी, अगर ये सारे पॉइंट्स नहीं होंगे तो चैरिटी नहीं है। हम ऐसा कोई थंब रूल आपको नहीं बताना चाहते। ठीक है, आप हर साल चेक करो, एसएससी की एक्टिविटीज को स्क्रूटिनाइज करो और चेक करो। अगर एसएससी कॉस्ट बेसिस पे चार्ज कर रहा है तो अच्छी बात है, चैरिटेबल है, लेकिन सिग्निफिकेंटली हायर चार्ज कर रहा है कस्टमर को तो फिर बाद में ये चैरिटेबल नहीं माना जा सकता है। बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहा है तो ये चैरिटेबल नहीं माना जा सकता है। उसके बाद में अगर 7वें पॉइंट में है तो आप चेक करो कि क्या जो 7वें पॉइंट की 20% की लिमिट है वो क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो क्रॉस हो जाती है तो आप उसका एग्जेम्पशन क्या है वो डिनाई कर दीजिए, आप उसको एग्जेम्पशन से मना कर दीजिए। बट कोर्ट बोल रहा है कि हम कोई ऐसा रूल नहीं बता सकते हैं जिससे हम ये बता दें कि भाई ये सारी एक्टिविटीज होगी तो आपको क्या कर देना है, एग्जेम्पशन को नहीं देना है। केस टू केस बेसिस पे आप चेक किया करो प्लीज। नाउ ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे बोलनी थी।
अब हम लोग बात करेंगे ट्रस्ट अपनी इनकम को कैसे कंप्यूट करेगा। सबसे पहले ट्रस्ट लिखेगा इनकम फ्रॉम ट्रस्ट। इनकम फ्रॉम ट्रस्ट में ना सब कुछ आ जाएगा, जो भी सोर्स ऑफ इनकम ट्रस्ट कमाता है ना वो सब यहीं पर आ जाएगा। देखो ट्रस्ट के लिए 5 हेड्स ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। जो भी ट्रस्ट कमाएगा सब कुछ ट्रस्ट का इनकम फ्रॉम ट्रस्ट है, ठीक है। अब मान लो ये एक स्कूल है, तो क्या ट्रस्ट क्या कमाएगा, बच्चों से फीस लेगा, उसमें से ऑपरेशनल खर्चे निकालेगा। मान लो वो 20 लाख रुपए, वो उसकी क्या हो गई, वो इनकम होगी। उसके बाद दूसरा इनकम क्या है ट्रस्ट के लिए, डोनेशन। डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट है सर? डोनेशन 2 किस्म के होते हैं। पहले हम लोग डोनेशन की बात कर लेंगे। एक जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द डोनर इज नोन, मुझे पता है मुझे डोनेशन कौन दे रहा है। एक आइडेंटिटी इज नॉट नोन, जिसमें मुझे पता नहीं मुझे डोनेशन कौन दे रहा है। मंदिर की दान पेटी, मस्जिद के दान पेटी, गुरुद्वारा के दान पेटी में पैसे डाल के कौन जा रहा है, मुझे क्या पता। तो जो आइडेंटिटी नोन है उसका ट्रीटमेंट अलग है, और जो आइडेंटिटी अननोन है उसका ट्रीटमेंट अलग है। अब आइडेंटिटी जो नोन है उसमें भी 2 किस्म के डोनेशन है। एक है वॉलेंट्री डोनेशन। वॉलेंट्री डोनेशन मतलब कोई मुझे आकर डोनेशन दे रहा है और बोल रहा है ये आप रखिए, आइडेंटिटी बताकर जा रहा है। मैंने पूछा क्यों दे रहे, बोले ऐसे ही जनरल पर्पस के लिए दे रहा हूं। उसको बोलेंगे वॉलेंट्री डोनेशन, जनरल पर्पस के लिए। उसको आप इनकम स्टेटमेंट में ऐड कर दो, यहां पर इनकम स्टेटमेंट में ये ऐड हो जाएगा। दूसरा होता है कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन क्या होता है सर? कॉर्पस डोनेशन वो डोनेशन होता है जो आपको कोई देता है विद स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा है। कोई आपको 50 लाख रुपए दे रहा है और बोल रहा है इस 50 लाख रुपए से आपको बच्चों के लिए स्कूल ही बनानी है, इस 50 लाख रुपए से बच्चों के लिए आपको ग्राउंड ही खरीदना है जिसमें बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ, ठीक है। तो उसे बोला जाएगा कॉर्पस डोनेशन। अब कॉर्पस डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट है सर? देखो कुछ केसेस में कॉर्पस डोनेशन अगर कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल है। और अगर टैक्सेबल है तो स्टेटमेंट में यहां पर ऐड कर दो, और एग्जेम्प्ट है तो माफ करवा दो। सर एग्जेम्पशन के क्या क्राइटेरिया है मुझे बताओगे? यस, अभी मैं आपको कॉर्पस डोनेशन के एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया बता रहा हूं। मान लो आपको इस साल 2025-26 में 10 लाख रुपए का कॉर्पस डोनेशन मिला, आप एग्जाम करवाना चाहते हो? हाँ एग्जाम करवाना चाहता हूं। अगर एग्जाम करवाना चाहते हो तो 11(5) वाले मोड्स में इन्वेस्ट कर दो। जो जो सेक्शन 11(5) के अंदर मोड्स बोले गए, मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूं 11(5) में क्या क्या आता है। जो जो 11(5) में सरकार ने मोड्स बोले उसमें इन्वेस्ट कर दो। अगर उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया तो कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट हो गया। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब मान लो अगले साल 26-27 ईयर बाय ईयर जाते, 25-26 में 10 लाख रुपए का कॉर्पस डोनेशन मिला, आपने उसे 11(5) के मोड में इन्वेस्ट कर दिया तो माफ हो गया। अब 11(5) में मोड में इन्वेस्ट करने के बाद अगले साल क्या करोगे? उस पैसे को बाहर निकालोगे। उस पैसे को बाहर निकाल के आपने जिस पर्पस के लिए वो लिया था उसके लिए खर्चा कर रहे हो, मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए या लैंड खरीदने के लिए, तो आप जब उसको उस पर्पस के लिए खर्चा करोगे तो उसे सरकार एप्लीकेशन नहीं मानेगी। स्टेप नंबर 2, तो पहले साल में जब आपको पैसा मिला 10 लाख रुपया, उसको एग्जाम करवाने के लिए आपने 11(5) में इन्वेस्ट कर दिया, स्टेप नंबर 1 ओवर। अगले साल 26-27 में वो पैसा आपने 11(5) से विड्रॉ करके आपने जो भी पर्पस के लिए पैसा लिया था उसके लिए खर्चा कर रहे हो, तो उसको सरकार एप्लीकेशन नहीं मानेगी। एप्लीकेशन माइनस मतलब उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा इनकम पे से, उसमें से इनकम में से उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। अब अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हो तो जब भी इनकम कमाओगे वापस से आप कॉर्पस में डिपॉजिट बैक कीजिए, वो भी 5 साल के अंदर। वापस से अगर आप कॉर्पस में डिपॉजिट बैक करोगे 5 साल में, तब जाकर हम आपको उसको एप्लीकेशन देंगे। तो 3 स्टेप में पूरा डिस्कशन चलता है। पहले 10 लाख रुपए मिला, एग्जाम करवाना है, 11(5) में इन्वेस्ट कर दीजिए, एग्जाम हो गया। उसके बाद विड्रॉ करके खर्चा करोगे, खर्चा करने पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। वापस से जब आप 10 लाख रुपया डिपॉजिट बैक कर दोगे 11(5) के मोड में, तब आप उसका एग्जाम्पशन ले सकते हो। तब जाकर आप उसको माइनस कर सकते हो नीचे एप्लीकेशन के तौर पे, खर्चा करने पर नहीं, वापस डिपॉजिट बैक करने पे। वो भी आपको 5 साल के अंदर करना पड़ेगा, तो ही 5 साल के अंदर करोगे तो मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें यहां पर की गई है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब समझ आ गया कॉर्पस डोनेशन कब माफ है, कब टैक्सेबल है। अब उसके बाद 30 लाख रुपीज आपकी इनकम होगी। सबसे पहला एग्जाम्पशन जो ट्रस्ट को मिलता है वो है एडहॉक 11(5) के अंदर, 11(1) के अंदर 15% फ्लैट एग्जाम्पशन है। 4.5 लाख रुपए आपको फ्लैट एग्जाम्पशन मिल गया, लेकिन इसको भी एग्जाम्पशन लेने के लिए आपको 11(5) में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप 11(5) को छोड़कर और कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। बस 11(5) में इसको डाल दो, 11(5) में इसको डाल दिया, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है, 11(5) में डालना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद भी मुझे अपनी इनकम को घटाना है, तो अब आप अपने पैसे को अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस, अगर अप्लाई करोगे तो डिडक्शन मिलेगा। एप्लीकेशन मतलब क्या सर? द वर्ड एप्लीकेशन इज वेरी वाइडर। एक्सपेंस नहीं बोल रही है सरकार, बोल रही है अप्लाई कीजिए। अप्लाई बहुत बड़ा शब्द है एज कंपेयर टू द वर्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस नहीं बोल रही, अप्लाई कीजिए, अप्लाई। सर एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा? जैसे अगर आपने बच्चों को लोन दिया है, ठीक है, लोन दिया है बच्चों को,
रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, वो आप ले सकते हो। बच्चों का एजुकेशन लोन दिया है, उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। यहां तक कि इनकम टैक्स पे कर रहे हो, उसका भी डिडक्शन ले सकते हो। तो ये सब इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। एग्जॉस्टिव लिस्ट किसी को नहीं पता है एप्लीकेशन में क्या क्या आ सकता है। मेरे को जो दिमाग में है मैंने डाल दिया, ठीक है। पहला, अगर बच्चों का एजुकेशन लोन दे रहे हो, पढ़ाई करने के लिए हायर एजुकेशन आप दो, कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन माना जाएगा। इनकम टैक्स भरने को भी एप्लीकेशन माना जाएगा। बहुत बड़ी बात है, इनकम टैक्स का रिडक्शन जनरली मिलता नहीं है, यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा। या आपने कोई लोन लिया है फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, उसको रीपे कर रहे हो, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो आप, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। लेकिन उसका फिर डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा एज पर सेक्शन 11 सब सेक्शन 6। अगर आपने कोई बच्चों के लिए लेबोरेटरी में कोई मशीनरी खरीद ली या स्कूल के अंदर कोई नई बिल्डिंग खरीद ली, तो उसका आप बिल्डिंग का डायरेक्ट डिडक्शन ले लो, यहां से डायरेक्ट यहां से माइनस कर दो। लेकिन आपको फिर उसका क्या नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब 2 साल पहले सरकार ने एक अमेंडमेंट कर दिया, अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलेगा। एक एक चीज अभी मैं आपको बोलते जा रहा हूं और वो हाईलाइट करते जा रहा हूं, यहां पर चेक करना। कोई भी डिडक्शन ट्रस्ट को पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। प्लस कोई भी पेमेंट अगर ट्रस्ट करता है तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज 40 क्लॉज है, सब क्लॉज बनने के अंदर खर्चा डिसला हो जाएगा। कितना डिसला होता है, 30% रेजिडेंट का सेक्शन है, पीजीपीपी में जैसा डिसला होता है ना, वैसे उसी तरीके से कोई भी ट्रस्ट अगर पेमेंट करता है 10,000 रुपए के ऊपर, तो 4 मोड में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 4 मोड के अलावा 5वें मोड से पेमेंट किया तो जैसे पीजीपीपी में 48(3) के अंदर डिसला होता है, वैसे यहां पर भी आपका खर्चा डिसला हो जाएगा। आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस और सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही, प्रिस्क्राइब मोड से ही पेमेंट करना पड़ेगा। 5वें मोड से आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। अगर पेमेंट किया तो खर्चा डिसलाओ। एक एक करके पॉइंट में आपको बताते जाता हूं। तो क्या क्या करना है आपको, एप्लीकेशन करो ट्रस्ट के लिए। एप्लीकेशन करते समय आपको पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा, अक्रूवल पे नहीं मिलेगा। दूसरा, टीडीएस जहां काटना है वहां काटना है भाई, न तो 40A1A के अंदर जो रेजिडेंट वाला सेक्शन है ना, 30% डिसअलाउ हो जाए। नॉन रेजिडेंट वाला डिसअलाउ नहीं होता है, यहां पर सिर्फ रेजिडेंट वाला डिसअलाउ होता है, क्लास में मैंने आपको बताया था। उसके बाद 48(3) के अंदर आपका 10,000 रुपए के ऊपर किसी को अगर बेरर चेक दे रहे हो, क्रॉस चेक दे रहे हो, कैश पेमेंट कर रहे हो, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आता हूं मैं नेक्स्ट, अगर कोई भी एप्लीकेशन आप लोन लेके करते हो तो लोन लेकर एप्लीकेशन करने पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब लोन का रीपेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, वो भी रीपेमेंट 5 साल के अंदर करोगे तो मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उससे मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब उस 10 लाख रुपए के लोन को रीपे करोगे ना, उसमें से 2 लाख रुपए रीपे कर दिया, डिडक्शन मिलेगा, वो भी 5 साल के अंदर करोगे तो ही मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यहां पर चेक करना बराबर से, यहां पर चेक करना। और ये 5 साल वाला पॉइंट यहां पर दिया गया। एक एक चीज मैं आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा, जैसे जैसे बताते जाऊंगा वैसे वैसे हाईलाइट करते जाऊंगा। ये सब क्लास में मैंने पढ़ाया है ऑब्वियसली तुमको अच्छे से, एकदम सब एग्जांपल्स देकर, ठीक है। तो अगर मैंने कोई लोन लिया, उससे खर्चा किया, उस खर्चे का डिडक्शन मत मांगो, मत मांगो। 10 लाख का लोन लिया, उससे बिल्डिंग खरीदेगा, बिल्डिंग खरीदने पर उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब उस 10 लाख के लोन को जैसे जैसे रीपे करोगे डिडक्शन मिलेगा, वो भी 5 साल के अंदर रीपे किया, तो जो 5 साल के बाद रीपे करोगे वो भूल जाओ, उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत जबरदस्त पॉइंट है, एक से एक पॉइंट है यहां पर, अभी एक एक करके सब बता रहा हूं आपको। अब 2 चीजें आपको अगर 2021 के पहले की है तो आपको नहीं मिलेगा। देखो 2 चीजें क्या है 2021 के पहले की, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। अगर आपने 2021 के पहले मान लो 2018 के अंदर आपने एक लोन लिया था 10 लाख का, और 2018 में लोन से बिल्डिंग खरीद ली, तो उस टाइम पे तो लोन क्या बिल्डिंग खरीदने पे ही डिडक्शन मिल जाता था। ये 2021 के बाद नाटक चालू है कि लोन लेकर खर्चा करोगे तो खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, रीपे करोगे तब मिलेगा। 2021 से पहले ऐसा नहीं होता था। 2021 के पहले आपने लोन लिया और आपने उस लोन से बिल्डिंग खरीदी, 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, डायरेक्ट डिडक्शन ले लिया। अब 2021 के बाद उसका रीपेमेंट करोगे तो डिडक्शन थोड़ी देगी सरकार, डबल बेनिफिट हो जाएगा। उसी तरीके से 2021 के पहले कॉर्पस डोनेशन डायरेक्टली माफ था, तो 2021 के पहले आपने कॉर्पस डोनेशन माफ करवा लिया था, उसको 11.5 में डिपॉजिट किया, अब विड्रॉ किया, अब खर्चा किया, अब डिपॉजिट बैक करोगे तो वापस से थोड़ी डिडक्शन देगी सरकार आपको। 2021 के पहले वाले लोन और 2021 के पहले वाला कॉर्पस अगर आप डिपॉजिट बैक करोगे या रीपे करोगे लोन को, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। माफ करो, यहां से निकल लो चुपचाप। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ये सब के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी है, सिर्फ इतना काफी नहीं है डिडक्शन लेने के लिए। अब बहुत सारे पॉइंट्स और भी बता रहा हूं, एक एक करके दिमाग में रखना। सच एप्लीकेशन शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस डोनेशन। अगर आप किसी को डोनेशन दे रहे हो तो कॉर्पस डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ वॉलंटरी डोनेशन का डिडक्शन मिलता है, वो भी सिर्फ 85% मिलता है, वो भी 5 मिनट बाद बताऊंगा आपको,
टीडीएस काटना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 10,000 रुपए के ऊपर का पेमेंट कर रहे हो किसी को, एक बंदे को एक दिन में, तो आपको 4 मोड में पेमेंट करना पड़ेगा। एक्सेस एप्लीकेशन करोगे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर ये आपका इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहां पर आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया, बोर्ड पे देखना, यहां पर आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया। यहां पर आपने कितना अप्लाई कर दिया? यहां पर आपने अप्लाई कर दिया से मान लो 27 लाख रुपए, तो यहां पर लॉस हो जाएगा। एक्सेस एप्लीकेशन की वजह से लॉस हो गया, तो जो भी लॉस होगा वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट अलाउड। ये यहां पर लिखा गया पॉइंट नंबर 4 में, चेक करना। अगर आपने अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा कर दिया और लॉस हो गया, तो वो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं कर सकते हो ट्रस्ट के लिए, सॉरी माफ करना। नेक्स्ट मैंने आपको पहले बता दिया, ट्रस्ट को सारे खर्चे पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेंगे। नेक्स्ट वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, ट्रस्ट अपना कोई भी पैसा कोई स्पेसिफाइड पर्सन के लिए नहीं लगा सकता है। अगर स्पेसिफाइड पर्सन के लिए लगाएगा तो ट्रस्ट की बैंड बच जाएगी। और ट्रस्ट अपना खर्चा इंडिया में ही करना चाहिए, एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। अगर सीबीडीटी अलाउ करती है तो इंडिया के बाहर भी खर्चा कर सकते हो, अदरवाइज ट्रस्ट को अपना सारा खर्चा इंडिया में ही करना चाहिए। इंडिया के बाहर खर्चा करोगे तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या चीजें मैंने आपको बोली, मैं एक बार फिर से आपको पूरा बता देता हूं। ट्रस्ट जो भी खर्चा करेगा उसका डिडक्शन उसको पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। दूसरा, टीडीएस काटना पड़ेगा, नहीं तो 40A1A के अंदर 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। 10,000 रुपए के ऊपर पेमेंट करेगा तो कैश में नहीं कर सकता है, 4 मोड में करना पड़ेगा, नहीं तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद ट्रस्ट अगर कोई एक्सेस एप्लीकेशन कर देता है तो लॉस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद ट्रस्ट अगर कॉर्पस डोनेशन देता है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ वॉलंटरी डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा, वो भी 85%, जिस पे अभी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ट्रस्ट अगर लोन लेकर खर्चा करता है, क्या लेकर? लोन लेकर खर्चा करता है, तो खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब लोन रीपे करेगा तब डिडक्शन मिलेगा, वो भी 5 साल के अंदर लोन को रीपे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें ट्रस्ट इंडिया में ही खर्चा करना चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं करना चाहिए। और ट्रस्ट को स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट ट्रस्टी पर ही खर्चा कर रहा है, ट्रस्ट फाउंडर पे ही खर्चा कर रहा है, ट्रस्ट ऑथर ऑफ द ट्रस्ट पे ही खर्चा कर रहा है, सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर पे ही खर्चा कर रहा है, तो उसको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कुछ और भी तरीके हैं ट्रस्ट को अपनी इनकम को बचाने के। पहला तरीका, 4 तरीके अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके, जिससे ट्रस्ट अपना टैक्स घटा सकता है। पहला तरीका, ट्रस्ट अगर चाहे तो किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे दे। कैसे? ट्रस्ट को सामने वाला डोनी ट्रस्ट भी 1023C या 12AB में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आपका और उसका मैच हो तो अच्छी बात है, नहीं मैच हो तो भी चलेगा। आप स्कूल हो वो हॉस्पिटल है, चलेगा, दोनों रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिलेगा। ट्रस्ट माइनस कर सकता है उतना जितना भी डोनेशन दे देगा। लेकिन यहां पर आपको दिमाग में रखना है कि यहां पर सिर्फ वॉलंटरी डोनेशन अलाउड है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अभी थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले। कॉर्पस डोनेशन किसी को दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। वॉलंटरी डोनेशन में भी सिर्फ 85% ही अलाउ होगा। अगर 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया तो सिर्फ 85,000 अलाउ होगा। उसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में पूरा स्टेटमेंट बना के बताया था कि ऐसा क्यों करती है सरकार, ऐसा क्यों अमेंडमेंट आया था 2 साल पहले। मल्टीपल ट्रस्ट बनाते हो और आप क्या करते हो, टैक्स इवेजन करते हो, इसलिए आया था। तो 1 लाख रुपए का वॉलंटरी डोनेशन, सबसे पहले दोनों ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स मैच होंगे तो चलेगा, नहीं मैच होंगे तो भी चलेगा। दूसरा, डोनेशन सिर्फ वॉलंटरी डोनेशन का मिलेगा, वो भी सिर्फ 85% ही मिलेगा। जो भी दोगे 85, 100 करोड़ दे रहे हो 85 करोड़ मिलेगा, 10 करोड़ दे रहे हो 8.5 करोड़ मिलेगा। कॉर्पस डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। अब मान लो एक ट्रस्ट में मेरी 100 रुपया इनकम है, ठीक है। अब 100 रुपए इनकम को मुझे अगर 0 बनाना है तो मुझे कितना डोनेट करना पड़ेगा? पूरा 100 रुपया डोनेट करना पड़ेगा, करेक्ट? यस और नो? तो मेरी इनकम 0 हो पाएगी ना, नहीं तो कहां से होगी? क्योंकि अगर 100 रुपीज मेरी इनकम है, गौर से सुनना, 15% तो मेरा क्या हो जाएगा? 15% मेरा हो जाएगा क्या? एडॉक एग्जेम्पशन। उसमें से अगर मैं 100 डोनेट करूंगा तो यहां से 85 माइनस कर सकता हूं ना। अब सवाल ये उठ रहा है, तो ये 15 क्लेम करने के लिए भी सर आपने बोला था कि आपको 11.5 में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बताना, ये केस में ये 15 को एग्जाम करने के लिए मैं 11.5 में कैसे इन्वेस्ट करूं? मुझे बताइए। मुझे पूरा 100 रुपया खर्चा करूंगा तो 85 का डिडक्शन मिल रहा है, तो ये 15 भी तो खर्चा हो गया ना, मेरी जेब से तो नहीं जा रहा है ना, मेरी जेब में तो है नहीं ये पैसा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, थोड़ा मैथमेटिकली सोचो। 100 रुपया मेरी इनकम है, 15 का एग्जेम्पशन चाहिए तो मुझे 11.5 में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर सरकार एग्जेम्पशन नहीं दे रही है। अब इस 85 का डिडक्शन लेने के लिए मुझे 100 रुपया डोनेट करना पड़ेगा, तो मुझे 85% का डिडक्शन मिलेगा। मैंने पूरा 100 रुपया डोनेट कर दिया, तो ये 15 कहां से इन्वेस्ट करूं मैं? मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। तो ऐसे केस में अगर आप ये 100 रुपीज डोनेट करते हो तो ये 15% को आपको 11.5 में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार ने बोला। यहां पर चेक कर लेना, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, इतना आसान नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको वो सारे पॉइंट्स रिकॉल करवाने की जो क्लास में मैंने करवाया था तुमको। और सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते। ट्रस्ट पैसा अप्लाई नहीं कर पा रहा है। ट्रस्ट ने 10 लाख रुपया कमा लिया लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहा है? क्योंकि ट्रस्ट ने कमाया है, रिसीव नहीं किया है, अक्रू हो गया है, रिसीव नहीं हुआ है।
तो अब ट्रस्ट कैसे अप्लाई करेगा उसको? तो ऐसे केस में डोंट वरी, आपको सरकार आज एग्जेम्पशन दे देगी। आपको बस असेसिंग ऑफिसर के पास जाना है एटलीस्ट 2 months प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के 2 महीने पहले असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर एक एप्लीकेशन देना है और बोलना है कि सर 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 मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे मिले नहीं है, तो मैं खर्चा कहां से करूं, तो प्लीज मुझे आज एग्जेम्पशन दे दो। तो ट्रस्ट आपको, असेसिंग ऑफिसर आपको आज एग्जेम्पशन दे देगा। और फिर सर जब आपको पैसा मिलेगा उस साल या उसके अगले साल तक आप अप्लाई कर देना। उसके अगले साल तक अगर अप्लाई नहीं करोगे तो उसके अगले साल की डीम्ड इनकम बन जाएगी। तो मान लो इस साल की आपकी इनकम 10 लाख है, तो अब आपको 10 लाख तो मिला नहीं है, तो आप एप्लीकेशन दो और 10 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम कर लो। अब मान लो 27-28 में पैसा मिला, तो 27-28 और एक साल का और ग्रेस है 28-29, 28-29 तक खर्चा कर देना, नहीं तो 28-29 की डीम्ड इनकम बन जाएगी। वो भी 15% के बाद ऐड होगा। 28-29 में उसमें से आपको वापस से 15% का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कौन सा केस था? जेन्युइन केस, नॉन एप्लीकेशन ड्यू टू नॉन रिसीट। मैं क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मिला ही नहीं, तो कहां से अप्लाई करूं? तीसरा केस, अक्यूमुलेशन फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। मैं 10 लाख रुपए मेरी इनकम है, मैं अप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसे एक्यूमुलेट करना है अगले 3-4 साल के लिए। तो अब कुछ कंडीशन फुलफिल करो। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में आपको हम क्या दे देंगे? जबरदस्त रिलैक्सेशन। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के कंडीशन फुलफिल करो। सबसे पहले आप इसलिए खर्चा नहीं करना चाहते हो ना क्योंकि आप जमा करना चाहते हो फ्यूचर के लिए। यस, मैं उसको ना जमा करना चाहता हूं अपनी पूंजी को एक साथ, एक बड़ा लार्जर पर्पस से, मेरा एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता हूं 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो एक काम करो, फिर से 2 महीने पहले बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप जाओ असेसिंग ऑफिसर के पास, एक स्पेसिफाइड फॉर्म भर के दो, फॉर्म 10। ठीक है, फॉर्म 10 भर के दो उसको। एओ के पास जाओ एटलीस्ट 2 months बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और उसको एक फॉर्म भर के दो, फॉर्म 10। उस फॉर्म के अंदर पर्पस लिखो, क्यों जमा करना चाहते हो पैसा, पीरियड लिखो, कितने साल तक जमा करना चाहते हो। मैक्सिमम 5 साल तक वो जमा करने का मौका देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। और उस सारे पैसे को आप 11/5 की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो। इतना करो बस, हम आपको आज एग्जेम्पशन दे देंगे 10 लाख रुपए का, बिना खर्चा करे। फ्यूचर में विड्रॉ करके खर्चा करते रहना और अपना पर्पस पूरा करते रहना। आज आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया। एओ के पास जाना है एटलीस्ट 2 months बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, फॉर्म 10 भरना है, उसके अंदर पर्पस लिखना है, मैक्सिमम पीरियड लिखना है, मैक्सिमम 5 साल, उससे ज्यादा एक्यूमुलेट करने सरकार नहीं देगी, और उस सारे पैसे को आपको 11/5 में इन्वेस्ट कर देना है। अब आगे जाकर गलत काम नहीं करना, नहीं तो डीम्ड इनकम हो जाएगी। आपने आगे पैसा विड्रॉ किया और गलत पर्पस के लिए यूज किया, डीम्ड इनकम। आपने पैसा विड्रॉ किया और किसी को डोनेट कर दिया, डीम्ड इनकम। आपने पैसा विड्रॉ किया और 11/5 को छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, डीम्ड इनकम। आपने पैसा विड्रॉ करके 5 साल में खर्चा ही नहीं किया, तो 5वें साल की डीम्ड इनकम। तो पहला केस क्या है डीम्ड इनकम का? गलत इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरा केस, डोनेशन दे रहे हो, डोनेशन देना था तो पहले ही देना था, अब देने का कोई सेंस नहीं बनता है। तीसरा क्या कर रहे हो? आप 11/5 को छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, डीम्ड इनकम। चौथा, आप विड्रॉ करके आप विड्रॉ ही नहीं कर रहे हो 5 साल में, तो 5वें साल की डीम्ड इनकम। ये 5वां साल कैसे काउंट होता है सर? कौन से साल में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो? 25-26, इसको छोड़ दो। 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31 आपका 5वां साल माना जाएगा। अगर 30, 31 तक खर्चा नहीं किया तो 30, 31 की डीम्ड इनकम बन जाएगी। सर मैंने पूरी कोशिश की सर, लेकिन फिर भी कुछ कारणों की वजह से, कोविड आ गया सर, इसलिए मैं खर्चा नहीं कर पाया सर। अर्थक्वेक आ गया सर, मेरी बिल्डिंग बन रही थी, टूट गई सर। तो क्या मुझे कोई और पर्पस के लिए अभी आप असेसिंग ऑफिसर अलाउ करेगा? हाँ, अगर कुछ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल है तो आपको असेसिंग ऑफिसर कोई और पर्पस के लिए खर्चा करने के लिए अलाउ करेगा इंडिया के अंदर ही, आपके ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट के लिए। उस केस में भी आप किसी को डोनेशन नहीं दे सकते हो। आप अपने ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट के लिए खर्चा करो, आपको डोनेशन देना अलाउड नहीं है। डोनेशन के दरवाजे बंद हो चुके हैं आपके लिए, माफ कीजिए प्लीज। डोनेशन के दरवाजे परमानेंटली आपके लिए बंद हो चुके। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और चौथा और आखिरी रीजन, फॉर व्हाट? फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन। ये एनी अदर रीजन है। इसमें सरकार आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड देगी। ये 25-26 चल रहा है, आपकी इनकम 10 लाख है, 1 साल ग्रेस चाहिए, ले लो जाओ। कोई भी रीजन दे दो, 1 साल का ग्रेस मिल जाएगा आपको। तो कोई भी रीजन दे दो, 1 साल का ग्रेस मिल जाएगा। इस साल एग्जेम्पशन ले लेना, अगले साल अप्लाई कर देना। अगर अगले साल अप्लाई नहीं किया तो अगले साल की डीम्ड इनकम बन जाएगी। अगले साल अगर अप्लाई नहीं किया तो अगले साल की डीम्ड इनकम बन जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 7, जो बोलता है कि अगर आप एक ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड हो, मतलब 12AB में अगर रजिस्टर्ड हो, तो आपको सेक्शन 10 के कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक ही सेक्शन 10 का एग्जाम्शन मिलेगा, वो है सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा और कोई भी सेक्शन 10 के एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर आप ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड हो तो फिर आप ट्रस्ट के एग्जाम्शन एंजॉय करो। आप सेक्शन 10 के एग्जाम्शन एंजॉय करने क्यों आ रहे हो? आपके लिए सेक्शन 10 के एग्जाम्शन हम नहीं देंगे, सिर्फ 10(1) आपको मिलेगा। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, अगर आपको 12AB और 1023C एक्सेट्रा दोनों साथ में एंजॉय करना है, या 1046 दोनों साथ में एंजॉय करना है, तो दोनों हम आपको साथ में नहीं देंगे।
दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो भी आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद तो आप वैसे भी अगर 1023C में एप्लीकेशन देने आओगे, जो रेजिम 1 में आता है, बराबर, रेजिम 1 1023C, रेजिम 2 12AB, 1 अक्टूबर से आप वैसे भी 1023C में एप्लीकेशन देने आओगे तो आप नहीं आ सकते हो, आपको वैसे भी 12AB में ही आना है। तो अब इस पॉइंट का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं बचता है, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है, या तो आप सेक्शन 11 12 एंजॉय कर लो, 12AB में रजिस्टर हो जाओ और 11 एंड 12 एंजॉय कर लो, या तो आप 1023C एंजॉय कर लो। आप दोनों के दोनों एग्जामिशन एक साथ एक टाइम पे एंजॉय नहीं कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन की, कि ट्रस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करता है एक्सेट्रा, उन चीजों की बात करेंगे, ठीक है। तो अब पहले आपको यहां पर अलग अलग कॉलम समझना पड़ेगा। पहला वाला जो कॉलम है ना, वो अलग अलग केसेस हैं, डिफरेंट एंटिटीज। दूसरा वाला कॉलम है कि आपको कब तक अप्लाई करना है, एप्लीकेशन कब तक देना है कमिश्नर को। तीसरा वाला, कमिश्नर आपको रजिस्ट्रेशन कितने समय में देगा। चौथा वाला, आपको एग्जेम्पशन किस ईयर से मिलेगा। और पांचवा वाला, आपको एग्जेम्पशन कितने साल के लिए मिलेगा, और जब मिलेगा एग्जेम्पशन, जब रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो आपको क्या इंक्वायरी करके मिलेगा या बिना इंक्वायरी के रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कैटेगरी कौन है, पहला कॉलम जो है ना वो अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे पहली कैटेगरी, जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं जो 12A या 12AA में रजिस्टर्ड है टिल 31 मार्च 2021, 31 मार्च 21 तक जितने भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उन सबको वापस से रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा इस नए वाले ट्रस्ट के कानून के अंदर। मतलब सर जो 50-60 साल पुराने ट्रस्ट है उनको भी, ये सबको आना पड़ेगा। जो 31 मार्च 2021 तक जो भी 12A या 12AA में रजिस्टर्ड थे उन सबको वापस आना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक सर, 30 जून 2024 तक उनको आना पड़ेगा। ये पहली चीज। एक बार वो लोग 30 जून 2024 तक आ जाएंगे, उसके 3 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज अपलोडेड, जिस मंथ में एप्लीकेशन अपलोड किया उस मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। कितने साल के लिए मिलेगा, 5 साल के लिए, विदाउट इंक्वायरी। यहां पर आपकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड थे ना पुराने कानून में। अब इंक्वायरी करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। और किस साल से मिलेगा आपको एग्जाम्पशन, जब पहले आपने रजिस्ट्रेशन लिया था तभी भी आप एग्जाम्पशन ले सकते थे, आगे भी आप एग्जाम्पशन कंटिन्यू रखोगे, ठीक है। सेकंड कैटेगरी, तो ये कौन सा कैटेगरी था, एग्जिस्टिंग ट्रस्ट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 12A और 12AA में। सेकंड कैटेगरी, एक नया ट्रस्ट है, एकदम नया, और उसने अपनी एक्टिविटी अभी तक शुरू नहीं की है। बहुत केयरफुल रहना, नया ट्रस्ट जिसने अभी तक अपनी एक्टिविटी शुरू नहीं की है, मतलब ये पहला साल है उसका एक्टिविटी करने का और ये पहला साल है उसका रजिस्ट्रेशन का। 2025-26 प्रीवियस ईयर, फर्स्ट ईयर है, एक्टिविटी भी इसी साल शुरू किया और रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसी साल आ रहा है। तो कब तक आना पड़ेगा, 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द PY। जिस साल से वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, सपोज रजिस्ट्रेशन आप 25-26 से लेना चाहते हो, तो वो साल शुरू होने के 1 महीने पहले, मतलब 28 फरवरी 2025 तक आपको एप्लीकेशन दे देना है। उसके बाद 1 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ आपको एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब इस केस में आपको सरकार एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देगी 3 साल के लिए, इधर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा लेकिन फाइनल नहीं मिलेगा। ये एक ही केस है जहां पर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है, बाकी सब जगह पे फाइनल रजिस्ट्रेशन। एक ही केस जहां पर आपकी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है और ये आपका पहला साल है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप आ रहे हो, ये पहला साल है आपका, आपने अभी तक अपनी एक्टिविटी शुरू नहीं की है, तो आपको एप्लीकेशन देना है साल शुरू होने के 1 महीने पहले। जैसे आप एप्लीकेशन दे दोगे उसके 1 महीने के अंदर हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे और आपको 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा ट्रस्ट है जो ऑलरेडी अपनी एक्टिविटी कमेंस कर चुका है, तो उसके लिए सर, उसके लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उसको जब भी उसको एप्लीकेशन देना है दे देगा और उसके 6 महीने के अंदर उसको क्या मिल जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। कमिश्नर ऑर्डर पास कर देगा कि उसको रजिस्ट्रेशन देना है कि नहीं देना है, और उसको डायरेक्टली 5 साल का फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो सारी न्यू ट्रस्ट 2 कैटेगरी में डिवाइड होगी। पहला, अगर न्यू ट्रस्ट ने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं किया है तो उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एक्टिविटी शुरू कर दिया है और एप्लीकेशन दे रहा है तो उसको प्रोविजनली, उसको डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। जो कमिश्नर है वो 6 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, जब भी एप्लीकेशन मिला उसके 6 महीने के अंदर कमिश्नर ऑर्डर पास करके उसको रजिस्ट्रेशन दे देगा। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है, नहीं देना चाहता है, रिजेक्ट करना चाहता है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे देगा। 5 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, डायरेक्टली फाइनल रजिस्ट्रेशन। इस केस में आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, ठीक है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सिर्फ ये एक ही केस है जहां पर मिलता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तीसरा, आप प्रोविजनली रजिस्टर्ड थे तो अभी आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आना है, तभी आओगे। जैसे ही आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाला है उसके 6 महीने पहले, 6 months प्रायर टू द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और 6 months बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी विच एवर इज अर्लियर,
अब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जो भी रेलेवेंस है वो फर्स्ट पॉइंट का ही है। सेकंड वाला मेरे हिसाब से ये इट्स नॉट ऑफ मच यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ, इसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में इतना यूज नहीं है। पहला पॉइंट ही ज्यादा रेलेवेंट है। जैसे ही आपका 3 साल खत्म होने वाला है ना, तो उसके 6 महीने पहले आप एप्लीकेशन दे दो, उसके 6 मंथ्स, अब यहां से देखो नया नाटक चालू किया, फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर चालू किया है। पहले 2 पॉइंट में ना फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ है, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ है, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ है। यहां से ना भी हर जगह पे फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर है, क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर, ये लास्ट ईयर अमेंडमेंट किया उन्होंने, बी केयरफुल, ठीक है। तो अब 6 महीने के अंदर आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन, और यहां पर आपको टोटल 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब इंक्वायरी भी होगी आपकी, जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुआ था तो इंक्वायरी नहीं हुई थी, अब प्रॉपर इंक्वायरी होगी और टोटल आपको 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सर 5 साल अलग से मिलेगा कि वो प्रोविजनल का 3 मिला के, प्रोविजन का 3 मिलाकर 5 साल मिलने वाला है, सॉरी, मतलब टोटल 5 साल मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा सिर्फ 2 साल ही मिलने वाला है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के 3 साल हो चुके और 2 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चौथा, जो ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, 5 साल के लिए मैक्सिमम सरकार रजिस्ट्रेशन दे रही है। जो ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्या उसको फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ेगा? हाँ, उसको फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ेगा 4.5 साल बाद। जैसे ही उसकी एक्सपायरी हो रही है, उसके 6 महीने पहले उसको आना पड़ेगा। उसके बाद 6 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ द क्वार्टर उसको एप्लीकेशन हम लोग एक्सेप्ट करके पास कर देंगे और उसको 5 साल के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन दे देंगे। इंक्वायरी करेंगे, क्या इंक्वायरी करेंगे, पिछले 5 साल में उसने क्या काम किया, सही में चैरिटेबल एक्टिविटी का काम किया या नहीं किया, वो चेक करेंगे और उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट केस, जो ट्रस्ट इनऑपरेटिव हो गया 11(7) के द्वारा, 11(7) के द्वारा मतलब जिसको अभी 1023C में नहीं रहना है, 12AB में आना है। तो अगर आप 1023C त्याग कर रहे हो, सैक्रिफाइस करके 12AB में आना चाहते हो, तो आ जाओ 6 मंथ्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द AY। जिस साल से आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए उसके 6 महीने पहले एप्लीकेशन दे दो, 6 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, 5 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा विद इंक्वायरी, फिर से इंक्वायरी होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर ट्रस्ट ने अपना ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई किया या ऑब्जेक्ट्स एडॉप्ट किया, नया ऑब्जेक्ट्स एडॉप्ट किया, पहले रिलीफ ऑफ पुअर था, अब मेडिकल रिलीफ भी उसने डाल दिया, या ऑब्जेक्ट में चेंज किया, तो क्या उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। कितने दिन में? 30 डेज में, जब से उसने अपना ऑब्जेक्ट बदला या मॉडिफाई किया या अडॉप्ट किया। बदलना मतलब चेंज करना, पहले कुछ और था अभी चेंज कर दिया। अडॉप्ट करना मतलब एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना। तो जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्ट बदलते हो या अडॉप्ट करते हो तो 30 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन देना है, फिर से 6 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विद द एप्लीकेशन इज रिसीव, वो लोग आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। 5 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा विद इंक्वायरी। विद इंक्वायरी आपको 5 साल में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके अंदर आपको एक चीज दिमाग में रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट के पहले एक छोटी सी बात बोल देता हूं। सर ये कॉलम के अंदर, सेकंड वाले कॉलम के अंदर आपको एप्लीकेशन दिया गया है ना टाइम लिमिट करने का? हाँ, टाइम लिमिट दिया है फॉर एप्लीकेशन। सर कुछ जेन्युइन रीजन की वजह से डिले हुआ तो क्या कमिश्नर एक्सेप्ट करेगा डिले? यस करेगा। अगर एप्लीकेशन इज फाइल्ड बियॉन्ड द टाइम लिमिट, द प्रिंसिपल कमिश्नर अगर रीजनेबल कॉस्ट है तो वो आपका डिले कंडोन करेंगे, उनके पास ये पावर दिया गया है, ठीक है। तो डोंट वरी, आपका एप्लीकेशन अगर डिले हो रहा है किसी रीजन की वजह से तो कंडोन हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसपे मुझे पर्सनली लगता है एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाला है। मई 26, सितंबर 26 या जैन 27, तीनों में से कोई एक अटेम्प्ट में 100% एक क्वेश्चन आने ही वाला है इसके ऊपर। क्या सर? अब गवर्नमेंट ने जो 5 साल का टाइम लिमिट है ना, उसको कुछ केसेस में बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। ये क्या करते रहते हैं लोग, दिमाग खराब करने वाला काम। पहले हटाते हैं फिर वापस बढ़ाते हैं। पहले इन्होंने ही घटाया था, पहले ऐसा कोई 5 साल का टाइम लिमिट नहीं था, तो 5 साल का टाइम लिमिट डाला पहले। अब इनको लग रहा है 5 साल का टाइम लिमिट बहुत कम है, अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा बहुत सारे लोगों पे, तो अब इसको वापस से बढ़ा दिया। अब इसमें किसको बढ़ाया सर? कुछ लोगों के लिए 5 साल से 10 साल कर दिया है। कौन? अगर वो लोग 2 कंडीशन फुलफिल करेंगे। ट्रस्ट ने एप्लीकेशन दिया है 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज AC सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 5। सर कौन है इसके अंदर? इसके अंदर सब कवर्ड है, सिर्फ न्यू वाले केसेस छोड़ के। सिर्फ न्यू वाले केसेस नहीं कवर्ड है, मतलब ये बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा, ये न्यू ट्रस्ट को, और किसको नहीं मिलेगा सर? और इसको नहीं मिलेगा। ये दोनों, जिसने एक्टिविटी कमेंस किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों केसेस के अंदर आपको ये 10 साल वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये दोनों केसेस में आपको 5 साल ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये कंडीशन नंबर 1। बाकी सब केसेस में आप 10 साल के लिए जा सकते हो। सेकेंड कंडीशन, द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट एग्जेम्पशन के पहले की टोटल इनकम पिछले दोनों साल की 5 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो उसके पिछले दोनों साल की, मान लो आप 25-26 में एप्लीकेशन दे रहे हो तो 24-25 और 23-24 दोनों साल की टोटल इनकम एग्जेम्पशन देने के पहले, विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 एंड 12, एग्जेम्पशन देने के पहले पिछले दोनों साल की इनकम आपकी 5 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए, तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो 2 कंडीशन क्या है?
सिर्फ न्यू केसेस वाले छोड़कर बाकी सब लोग आ सकते हैं इसमें। और पिछले दोनों साल की एप्लीकेशन, आपकी टोटल इनकम एग्जाम्पशन देने के पहले 5 करोड़ रुपए तक है, तो आपके लिए हमने टाइम लिमिट बढ़ाकर 5 साल से 10 साल कर दिया है। आपके लिए 5 साल एप्लीकेबल नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इशू, मर्जर ऑफ रेजिम 1 विद रेजिम 2। मैंने आपको सबको बताया था कि 1 अक्टूबर 2024 से अब रेजिम 1 का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें करना चाहता हूं जो फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट हुआ है। पहला, अगर कोई भी एसएससी रेजिम 1 के अंदर 1 अक्टूबर 2024 के बाद एप्लीकेशन देने आता है तो उसका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 के बाद सिर्फ रेजिम 2 में एप्लीकेशन लिया जाएगा, रेजिम 1 में एप्लीकेशन नहीं दिया जाएगा। पहली चीज, अगर किसी ने 1 अक्टूबर के पहले एप्लीकेशन दे दिया था तो उसको रेजिम 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। जिसने भी एप्लीकेशन 30 सितंबर 2024 तक रेजिम 1 में दे दिया था उसको रेजिम 1 के अंदर ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, फिर 5 साल बाद आके वो अपने आप को रेजिम 2 में कन्वर्ट कर लेगा। जो ऑलरेडी रेजिम 1 में रजिस्टर्ड है उनकी वैलिडिटी कंटिन्यू रहेगी, वही 5 साल तक मैक्सिमम, उसके बाद सबको वापस से बाहर आना ही है। और जो एक बार यहां पर रजिस्टर हो गए वो आगे जाकर फ्यूचर में रेजिम 2 के अंदर आकर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं 12A के अंदर। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन प्रोविजंस थे जो पिछले साल आए थे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब बढ़ते हम लोग अगले पार्ट की तरफ, 12AB के। ये 12AB ही चल रहा है। कौन कौन से सर्कमस्टेंस में कमिश्नर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा? 3 सर्कमस्टेंस है जिसमें कमिश्नर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अगर कमिश्नर ने नोटिस किया कि आपने कोई स्पेसिफाइड वायलेशन किया है। तो स्पेसिफाइड वायलेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सेकंड, अगर कमिश्नर को एओ ने बोला है ड्यूरिंग द असेसमेंट अंडर सेकंड प्रोविजन टू 143 सबसेक्शन 3, एओ भी असेसमेंट के दौरान देख सकता है कि एसएससी ने कोई स्पेसिफाइड वायलेशन किया है कि अगर किया है तो एओ किसको बोलेगा? कमिश्नर को बोलेगा, और कमिश्नर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। थर्ड, अगर कमिश्नर को रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से पता चला, एसएफटी से पता चला, एआई से पता चला कि आपने कुछ गलत काम किया है, 11(5) के मोड को छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है, ऐसा कुछ गलत काम किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, ये तीनों केसेस में कमिश्नर आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, इंक्वायरी करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और अगर उसको लगता है कोई स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, और अगर उसको लगता है कि कोई स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा। जो भी करेगा वो ऑर्डर पास करके करेगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करना है तो ऑर्डर पास करके करेगा, और नहीं भी करना है तो ऑर्डर पास करके करेगा। उसके बाद आपको एक कॉपी वो दे देगा और एओ को एक कॉपी दे देगा कि भाई ये कॉपी ले लो, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, ये लो एक कॉपी ले लो, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है, एज द केस में भी। अब सवाल ये उठ रहा है कि स्पेसिफाइड वायलेशन में कौन कौन से वायलेशन कमिश्नर पकड़ लेगा, आपकी बैंड बजा देगा। सबसे पहला वायलेशन, अगर आप अपने ट्रस्ट के पैसे को अदर देन ऑब्जेक्ट खर्चा करते हो, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रस्ट बना था उसको छोड़कर कोई और ऑब्जेक्ट के लिए खर्चा करोगे तो ये स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा। दूसरा, ट्रस्ट अगर अपनी एक्टिविटी में पीजीबीपी भी कर रहा है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्ट पीजीबीपी भी करता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, और वो पीजीबीपी आपके बिजनेस के, आपके ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव से इंसिडेंटल होना चाहिए, दुनिया से अलग नहीं होना चाहिए। तो अगर टाटा हूं मैं, टाटा हूं तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल भी है मेरे पास, तो जो भी टाटा के पास पैसा आता है वो क्या करता है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल को देता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखा है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप, बिजनेस भी कर सकते हो, चैरिटेबल एक्टिविटी भी कर सकते हो, सेपरेट बुक्स मेंटेन रखो। अगर आप सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करोगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, या अगर आप अपनी एक्टिविटी से इंसिडेंटल खर्चा नहीं करोगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तीसरा, अगर आप अपनी इनकम को कोई प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए खर्चा करते हो, प्राइवेट रिलीजियस पर्पस मतलब अपने घर के अंदर कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए खर्चा करते हो, उसके लिए हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, और साथ साथ में हम आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर देंगे। चौथा, अगर आप अपने ट्रस्ट का पैसा कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट के लिए करते हो, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए करोगे, सिर्फ ब्राह्मण के लिए करोगे, सिर्फ दलित के लिए करोगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर बोरा कम्युनिटी के लिए करोगे, तो इस तरीके से अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के लिए सिर्फ बेनिफिट दोगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। पांचवा पॉइंट तो बहुत डेंजरस है, अगर कमिश्नर को लगता है कि आपकी एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, ये बहुत डेंजरस लाइन है। जेन्युइन नहीं होने का मतलब क्या होता है? बहुत कुछ हो सकता है भाई, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत गहरा सेंटेंस है, इसमें बहुत सी बातें आ सकती है। अगर ट्रस्ट को लगता है, कमिश्नर को लगता है कि आपकी एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, या आपकी एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट के हिसाब से आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट, अगर ट्रस्ट को लगता है कि आप कोई और कानून को तोड़ रहे हो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट को तोड़ रहे हो, या कोई और कानून को तोड़ रहे हो, या कोई कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ रहे हो, डिक्री को तोड़ रहे हो, डायरेक्शन को तोड़ रहे हो, उसका कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, उसका नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और आखिर में
अगर आपने एप्लीकेशन देते समय अगर एप्लीकेशन फॉल्स था, गलत था या इनकरेक्ट था, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। पहले क्या होता था, अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट भी होता ना, तब कैंसिल हो जाता था। अभी इनकम्प्लीट होने की वजह से कैंसिल नहीं होगा, डोंट वरी। सिर्फ अगर गलत होगा तो कैंसिल होगा, क्योंकि अभी फाइनेंस एक्ट 25 में अमेंडमेंट आ गया कि अगर ट्रस्ट ने एप्लीकेशन दे दिया और उसके एप्लीकेशन में कुछ पॉइंट्स अगर इनकम्प्लीट हो गए, तो ये कारण से आप उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत कर देना फ्यूचर में। हाँ, अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट था, इनकरेक्ट था, गलत इंफॉर्मेशन दिया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है, गलत दिया है, तो आप कैंसिल करो रजिस्ट्रेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के कारण की वजह से आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करना। जो भी करेगा कमिश्नर, वो करेगा 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, फिर से अगेन फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आ गया यहां पर, इन विच द फर्स्ट नोटिस इज इशूड बाय द कमिश्नर। कमिश्नर ने जब भी आपको पहला नोटिस दिया, उस क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के ये 6-7 रीजन है, 7 रीजन है टोटल, आप बोर्ड पे देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक छोटे सेक्शन की तरफ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक ट्रस्ट अपना कैपिटल गेन एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करेगा, सेक्शन 11(1)(a) के हिसाब से। क्योंकि देखो, ट्रस्ट को सेक्शन 54 से लेकर 54 GA के बेनिफिट्स तो मिलने नहीं वाले, उसको जो भी करना है वो इसी के हिसाब से करना है। तो यहां पर क्या बोला गया है, चलो देखते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 9,30,000, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 30,000 माइनस कर दो। 9 लाख रुपीज आपका नेट सेल कंसिडरेशन है, उसमें से 6 लाख रुपए आपका कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन्स है। अब अगर आप ये 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स बचाना चाहते हो ना, तो आप दूसरा एसेट खरीद लो 9 लाख रुपए का, पूरा नेट कंसिडरेशन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा एसेट 9 लाख का खरीद लोगे तो 3 लाख रुपए पूरा माफ हो जाएगा, ये लिखा गया पहले पॉइंट के अंदर। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने दूसरा एसेट 9 लाख का नहीं खरीदा, दूसरा एसेट मैंने 8 लाख का खरीदा, तो फिर कितना एग्जाम्प्ट होगा, तो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना है 8 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट कितना है 6 लाख, तो 6 लाख 2 लाख रुपए आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बाकी 1 लाख रुपए इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको टैक्स बचाना है तो आपको पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर देना है नए एसेट के अंदर, और अगर नेट कंसिडरेशन पूरा इन्वेस्ट कर दोगे तो पूरा 3 लाख माफ हो जाएगा। और अगर पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट नहीं करोगे, पार्टली करोगे, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मान लो 8 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, यहां पर दिया है 6 लाख, उतना माफ होगा, बैलेंस आपको जेब से टैक्स भरना पड़ेगा। सर अगर मैंने 9 लाख से भी ज्यादा का इन्वेस्ट किया, तो 9 लाख से ज्यादा, मैंने 11 लाख इन्वेस्ट किया, तो जो एक्सेस इन्वेस्ट कर रहे हो 9 लाख के ऊपर, वो आपका माना जाएगा एप्लीकेशन, यहां पर लिखा गया, चेक करो, वो आप एप्लीकेशन में से माइनस कर सकते हो नीचे। तो 9 लाख के ऊपर जो नेट कंसिडरेशन के भी ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो तो आप अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एसेट में से नहीं आ रहा है, वो तो आप कहीं और से पैसा लाकर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपका एप्लीकेशन माना जाएगा। आप उसको एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कुछ बहुत ही जबरदस्त सेक्शन है जो एक दूसरे से अभी इंटरलिंक्ड है, तो बहुत ध्यान से सुनना, ये सारे प्रोविजन एक दूसरे से बहुत लिंक्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेक्शन 13 क्या बोलता है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करता है। सेक्शन 13 बोलता है कि आपको सेक्शन 11 और 12 का एग्जेम्पशन कुछ केसेस में नहीं मिलेगा, माफ करो, नहीं मिलेगा, माफ करो। सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का एग्जेम्पशन 4 केसेस में आपको मिल ही नहीं सकता है। पहला, अगर आप अपनी ट्रस्ट का पैसा कोई प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए खर्चा करोगे ना, आपका एग्जेम्पशन चला गया आपके हाथ से, सेक्शन 11 एंड 12 की उम्मीद मत लगाना। फिर इस वजह से आपको पता है, थोड़ी देर पहले हमने पिछले पेज पे देखा था, इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है अगर आपने अपना पैसा कोई प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए खर्चा किया। सेकंड, अगर आपने कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए खर्चा किया, तो आपको सेक्शन 11 एंड 12 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इस वजह से पता है आपको, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। तो ये जो पहले 2 कारण है ना, इन 2 कारणों की वजह से आपको सिर्फ एग्जेम्पशन से नहीं हाथ धोगे आप एग्जेम्पशन से तो हाथ धोगे ही, साथ साथ में रजिस्ट्रेशन से भी हाथ धो जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पहले 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे क्रिटिकल पॉइंट यहां पर तीसरा पॉइंट ये, अगर आप अपना पैसा कोई स्पेसिफाइड पर्सन के लिए करते हो, जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में मेंशन है, तो आपकी बैंड बच जाएगी। कैसे बैंड बजेगी सर? तो अगर आप कोई स्पेसिफाइड पर्सन के लिए खर्चा करते हो, जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के अंदर है, तो आपको उतना एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो भी खर्चा करोगे उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, माफ करो। और साथ साथ में आपकी बैंड बजेगी। सर स्पेसिफाइड पर्सन में कौन आता है, पहले वो चेक कर लेते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन में सबसे पहले आता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में ऑथर ऑफ द ट्रस्ट और फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट, जिसने ट्रस्ट को फाउंड किया था, फाउंडर ओरिजिनल फाउंडर। उसके बाद एक सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर, जिसमें अमेंडमेंट आया पिछले साल तक। सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर कौन था पता है? एक ऐसा डोनर जो 50,000 से ज्यादा का डोनेशन देता है ना पूरे साल में, उसको सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर माना जाता है। अब इसमें 2 पॉइंट आ चुके हैं, पहले 1 पॉइंट, अब 2 पॉइंट। अब अगर पूरे साल में कोई बंदा अगर 1 लाख रुपए तक डोनेशन देता है, तो वो भी सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर माना जाएगा। या एग्रीगेट डोनेशन उसने आज तक पूरा जिंदगी भर मिलाकर अगर 10 लाख रुपए तक का डोनेशन दिया है, तो भी वो क्या माना जाएगा? तो भी वो माना जाएगा सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर। तो अगर इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आपने मुझे 1 लाख से ज्यादा डोनेशन दिया है, तो आप सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर हो। लेकिन इस साल आपने 30,000 दिया है, लेकिन टोटल मिलाकर 10 लाख तक डोनेशन दिया है, 10 लाख से ज्यादा डोनेशन दिया है,
तो भी आप सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर माना जाओगे। मैं आपके लिए आप मेरे लिए क्या बन जाओगे? स्पेसिफाइड पर्सन। उसके बाद तीसरा स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? अगर ऑथर और फाउंडर एचयूएफ हैं तो उनके घर वाले मेंबर्स भी एचयूएफ के क्या माने जाएंगे? स्पेसिफाइड पर्सन। उनके ऊपर भी आप फालतू का खर्चा नहीं कर सकते हो। या ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट और मैनेजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो भी माना जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन। या ऑथर का रिलेटिव, फाउंडर का रिलेटिव, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर का रिलेटिव यहां कवर नहीं है, मेंबर का रिलेटिव, ट्रस्टी का रिलेटिव, मैनेजर का रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? वही सेम जो आईएफओएस के अंदर लंबी लिस्ट दी गई है ना, वो रिलेटिव का डेफिनेशन होगा, जिसमें मामा, मामी, चाचा, चाची ये सब भी आ जाते, जाकर चेक करना। लंबा डेफिनेशन है रिलेटिव का। उसके बाद एक ऐसा कंसर्न जिसमें इन सब लोगों का, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर को छोड़कर, जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, एक कंपनी है जिसके अंदर ऑथर का 20% स्टेक है, तो वो कंपनी भी ट्रस्ट की क्या मानी जाएगी? स्पेसिफाइड पर्सन। एक फर्म है जिसमें ऑथर क्या है? पार्टनर है 20%, तो वो फर्म भी क्या माना जाएगा? ट्रस्ट का स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। ये सब स्पेसिफाइड पर्सन पे खर्चा मत करो प्लीज, मत करो इन सब पे स्पेसिफाइड पर्सन पे खर्चा। अगर करोगे, जितना भी खर्चा करोगे उतने पोर्शन ऑफ इनकम पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आप बाकी एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। आपकी 100 करोड़ इनकम है, आपने स्पेसिफाइड पर्सन पे 10 करोड़ खर्चा किया, तो 10 करोड़ रुपए का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें भी 2 केस का रिलैक्सेशन है। अगर आप एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी हो, मान लो मेरा हॉस्पिटल है, तो क्या मैं अपने ट्रस्ट के हॉस्पिटल में ट्रस्टी को ही एडमिट नहीं करूं? या ट्रस्टी के बच्चे ही नहीं उसके अंदर एडमिट होंगे? या मेरा स्कूल है तो क्या ट्रस्टी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे? तो अगर आप अपने ही स्पेसिफाइड पर्सन को एजुकेशनल और मेडिकल पर्पस के लिए सर्विस देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसेशनल रेट पे मत देना। अगर कंसेशनल रेट पे दिया तो फिर बैंड बचेगी। कंसेशनल रेट पे मान लो अगर इस अस्पताल में ट्रस्टी ने अपने बच्चों का इलाज कराया और 5 लाख रुपया चार्जेस होना चाहिए, लेकिन आपने 2 लाख रुपए में कराया, तो 3 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो बच्चे पे। सबसे पहले वो 3 लाख रुपया ट्रस्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ट्रस्ट 11 के अंदर उसका एग्जेम्पशन नहीं ले सकता है, और वो जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट आप बच्चों को पास ऑन कर रहे हो ना, वो ट्रस्ट के हाथ में डीम्ड इनकम की तरह ऐड हो जाएगा। तो 2 इंपैक्ट आएगा उसका, ये चीज याद रखना। सबसे पहले वो जो 3 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, वो ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्पशन के तौर पर नहीं माना जाएगा, वो खर्चा ही नहीं माना जाएगा, उसका डिडक्शन नहीं ले सकते हो आप। साथ में वो आपकी डीम्ड इनकम में ऐड कर देगी सरकार। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब वापस से मैं पीछे आता हूं। फंड्स ऑफ ट्रस्ट आर इन्वेस्टेड इन मोड अदर देन 11.5। 11.5 को छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो बोला गया है बस वहीं पे इन्वेस्ट करना, और इमोबल प्रॉपर्टी 11.5 की लिस्ट अभी मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर के अंदर, बस उसी में इन्वेस्ट करना। उसको छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट किया, आपकी 50 लाख की इनकम है ट्रस्ट की, आपने 20 लाख रुपए 11.5 को छोड़कर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीद लिए, तो वो 20 लाख रुपए आपके हाथ में इनकम मानी जाएगी। उतने पोर्शन का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है, माफ करो प्लीज। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कुछ और स्पेसिफिक केसेस मुझे बताना है। अगर स्पेसिफाइड पर्सन को आप बेनिफिट दोगे ना, बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, और स्पेसिफाइड पर्सन को भी। सबसे पहले जो भी स्पेसिफाइड पर्सन को आप बेनिफिट दे रहे हो ना, वो उनके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की तरह गिफ्ट टैक्स लग जाएगा 56(2)(10) के अंदर। अच्छा, तो ट्रस्ट अगर अपने ट्रस्टी को कुछ बेनिफिट देता है अननेसेसरली, अनरीजनेबल बेनिफिट पास करता है, तो ट्रस्टी के हाथ में भी आईएफओएस, यस, ट्रस्टी के हाथ में आईएफओएस टैक्स हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 56(2)(10) के अंदर। बाप रे बाप। साथ में ट्रस्ट की भी बैंड बच जाएगी। कैसे? ट्रस्ट को पेनाल्टी लग जाएगी 271 AAE के अंदर ऑन पासिंग ऑन अनरीजनेबल बेनिफिट। अगर ट्रस्ट अपने ट्रस्टी को या कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन जो लिस्ट दी गई है, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर का डेफिनेशन याद रखना, उसको पकड़ के टेस्ट कर सकता है इंस्टीट्यूट क्वेश्चन, क्योंकि वो अमेंडमेंट है। तो अगर ट्रस्ट अपने सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर जिसने 1 लाख से ज्यादा डोनेशन दिया है पूरे साल में, या एग्रीगेट डोनेशन 10 लाख रुपए से ज्यादा दिया है, तो वो सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर हो गया। तो ऐसे बंदे के ऊपर अगर आप अनरीजनेबल बेनिफिट पास ऑन करते हो, तो ट्रस्ट को पहली बार पास ऑन करने पर 100% जितना भी बेनिफिट दिया आपने उतनी पेनाल्टी लगेगी। मान लो 10 लाख रुपए का मैंने उसके ऊपर खर्चा किया, तो पहले बार मुझे 10 लाख की पेनाल्टी लगेगी, और दूसरे बार अगर उस पर खर्चा करूंगा 10 लाख रुपए और, तो दूसरे बार 20 लाख रुपए की पेनाल्टी लगेगी। भाई केयरफुल रहना। पहले डिफॉल्ट के टाइम पे 100% पेनाल्टी है, दूसरे डिफॉल्ट के टाइम पे 200% पेनाल्टी है। तो स्पेसिफाइड पर्सन पे गलत खर्चा मत करो। स्पेसिफाइड पर्सन पे अनरीजनेबल बेनिफिट पास ऑन करोगे तो ट्रस्ट की भी बैंड बजेगी, और उस स्पेसिफाइड पर्सन को भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देना पड़ेगा। मामला खत्म नहीं हुआ है। एक और चीज है, 115 BBI में भी आपकी बैंड बजेगी। टैक्स ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड इनकम, फ्लैट 30% टैक्स लगेगा विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस, अलाउंस, सेट ऑफ लॉस, कुछ नहीं मिलेगा। 5 केसेस है जिसमें फ्लैट 30% टैक्स। पहला, ट्रस्ट को देखो 15%, ट्रस्ट की इनकम 100 रुपया है, 15% तो माफ है। अब 85% ट्रस्ट को क्या करना है? अप्लाई करना है ना। अब ट्रस्ट उसको भलते भलते जगह अप्लाई कर रहा है, भलते मतलब अननेसेसरी जगह पर, जहां पर उसको अप्लाई नहीं करना है, अपने ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं और अप्लाई कर रहा है। तो अगर उसको ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं और अप्लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर उसको फ्लैट 30% टैक्स लग जाएगा। यहां पर चेक करना पॉइंट नंबर 1 के अंदर।
तो 15% के ऊपर वो अगर जहां पे भी उसको खर्चा करना है वो कहीं अननेसेसरी जगह अप्लाई कर रहा है, जहां उसको अप्लाई नहीं करना है, तो उसको फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, प्लस सरचार्ज तो लग ही सकता है इफ एप्लीकेबल एंड सेस ऑलवेज। नेक्स्ट, अगर 11(2) का वायलेशन करते हो, 11(2) का वायलेशन मतलब आपको पता है अक्यूमुलेट करना था 5 साल के अंदर, उसके बाद आप 4 वायलेशन कर सकते थे। 5 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करके गलत खर्चा किया, 5 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करके डोनेशन दे दिया, अलाउड नहीं है। 5 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करके 11(5) मोड को छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, या 5 साल के अंदर पैसा विड्रॉ ही नहीं किया, तो 5वें साल की डीम्ड इनकम बन जाती है। तो वो सारे केसेस में आपको डायरेक्टली 30% का टैक्स लग जाएगा, यहां पर डायरेक्ट 30% टैक्स। तीसरा, अगर स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर खर्चा करोगे तो डायरेक्टली 30% का टैक्स लग जाएगा। तो पहले तो 30% का टैक्स लगेगा, स्पेसिफाइड पर्सन के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ट्रस्ट के हाथ में पेनाल्टी भी लग जाएगी 100% और 200% सेकंड टाइम के लिए। मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस है। चौथा मिस्टेक, अगर आप 11(5) को छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो आपको 30% का टैक्स लग जाएगा 115 BBI के अंदर। आप मत करो प्लीज। ट्रस्ट की इनकम 10 लाख रुपया, उसमें से 4 लाख रुपया आपने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीद लिए, 11(5) को छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो डायरेक्टली ट्रस्ट को 30% का टैक्स लग जाएगा, प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड सेस ऑलवेज। या इंडिया के बाहर खर्चा करते हो आप, इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया, 30% का टैक्स लग जाएगा 115 BBI के अंदर। ये 5 केसेस है जहां पर आपको जिंदगी में गलती नहीं करना है। ये 5 गलती की आपने, फ्लैट 30% टैक्स लग जाएगा आपको। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले छोटे छोटे पॉइंट्स की तरफ। कुछ छोटे छोटे इश्यूज है, एक एक करके एड्रेस करता हूं। सबसे पहले सेक्शन 13 सबसेक्शन 8, डू यू रिमेंबर? आपको पता है जो चैरिटेबल पर्पस का डेफिनेशन था, जिसमें लास्ट पॉइंट था एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, वो कब बेनिफिट एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है? इफ द कमर्शियल रिसीट इज अप टू 20% ऑफ टोटल रिसीट्स, अदरवाइज उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। पहले 6 पॉइंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 7वें पॉइंट के लिए लिमिट है। नाउ मान लो कि अगर मान लो 20% क्रॉस हो जाता है, तो क्या मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा? एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्या मेरा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा भाई। अगर आपका कमर्शियल रिसीट एक्सीड्स 20% ऑफ टोटल रिसीट्स, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, डोंट वरी। सिर्फ आपके हाथ से आप अपना एग्जेम्पशन धो बैठोगे, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन विल कंटिन्यू टू रिमेन, रजिस्ट्रेशन इसकी वजह से कैंसिल नहीं होता है, ठीक है? अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से, ये एग्जाम में टेस्ट हो सकता है, केयरफुल रहना। अगर ट्रस्ट ने जीवन में 3 गलती की, पहली गलती, अगर उसका कमर्शियल रिसीट 20% क्रॉस हो गया। दूसरी गलती, अगर वो ITR नहीं भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहा है। तीसरी गलती, अगर वो ऑडिट नहीं करवा रहा है, तो उसकी इनकम कैसे कंप्यूट होगी सर? क्या फिर भी उसको ये सारे एग्जाम्पशन मिलते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, सरकार ने उसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म दिया है 2 साल पहले, इन फाइनेंस एक्ट 2022। पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, ये प्रोविजन अभी अभी आया 2 साल पहले। अगर ट्रस्ट 3 गलती करता है, गलती नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, कमर्शियल रिसीट एक्सीडिंग 20%। गलती नंबर 2, ऑडिट नहीं करवा रहे हैं। गलती नंबर 3, रिटर्न नहीं भर रहा है। तो फिर ट्रस्ट की इनकम कैसे कंप्यूट होगी? इस तरीके से कंप्यूट होगी जैसे यहां पर बोला गया है, स्पेशल तरीके से। सबसे पहले ट्रस्ट को सारे खर्चों के डिडक्शन मिलेंगे, लेकिन कैपिटल खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सबसे पहला नुकसान, कैपिटल खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा नुकसान, सच एक्सपेंडिचर इज नॉट ऑन द कॉर्पस स्टैंडिंग एज ऑन द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। पिछले साल के कॉर्पस में से अगर कुछ खर्चा करोगे, पिछले साल के बैलेंस में से कुछ खर्चा करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, सॉरी। तीसरा, लोन लेकर खर्चा करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लोन लेकर खर्चा करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। चौथा, डेप्रीसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने ऑलरेडी एसेट का डिडक्शन पहले इस साल में या पिछले सालों में ले लिया था। ये तो नॉर्मल ट्रस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। पांचवा, डोनेशन दोगे किसी को तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, वॉलेंट्री डोनेशन भी नहीं मिलेगा, 85% भी नहीं मिलेगा। वॉलेंट्री डोनेशन तो मिलता है ना, कॉर्पस नहीं मिलता है, लेकिन वॉलेंट्री तो मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा, 85% भी नहीं मिलेगा। प्लस टीडीएस काटना पड़ेगा ईमानदारी से, नहीं तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा रेजिडेंट के केस में। 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो, जैसे नॉर्मल ट्रस्ट के लिए अलाउड नहीं है वैसे इनके लिए भी अलाउड नहीं है। और आपको एक्सेस खर्चा करने की वजह से अगर लॉस होता है तो वो एक्सेस खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है? नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउंस और सेट ऑफ लॉस शैल बी अलाउड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सॉरी, एक्सेस की बात नहीं कर रहा यहां पर, कोई और सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स के अंदर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये बोला गया यहां पर, ठीक है? तो क्या क्या नुकसान है आपका यहां पर? अगर आप जीवन में 3, सबसे पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हाथ से गया। दूसरा, पिछले साल के कॉर्पस से आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लोन और बोरोइंग से लेकर खर्चा करोगे तो नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल ट्रस्ट को भी नहीं मिलता है। डेप्रीसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर ऑलरेडी आपने पिछले सालों में डिडक्शन क्लेम कर लिया था पूरा का पूरा एसेट का, तो वो तो नॉर्मल वालों को भी मिलता है। डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये एक नुकसान है। टीडीएस काटना पड़ेगा और 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट नहीं देना है, तो वो भी नॉर्मल लोगों को भी नहीं मिलता है। तो जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है और इन लोगों को भी नहीं मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल लोगों को मिलता है इनको नहीं मिलता, वो मैं बता रहा हूं। एक तो ये पहला नुकसान है इनके लिए, ये दूसरा नुकसान है, ये तीसरा नुकसान है। ये 3 बड़े नुकसान है उनके लिए। और कोई और खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है।
तो ये 4 बड़े नुकसान इनको झेलने पड़ेंगे अगर वो अपने आप को एक ट्रस्ट की तरह रजिस्टर करवाते हैं और आगे जाकर ये 3 में से कोई भी गलती करते हैं तो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा केयरफुल रहना। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, 1-2 साल पहले आया। अब हम लोग बात करते हैं एनोनिमस डोनेशन की। किसकी? एनोनिमस डोनेशन की। एनोनिमस डोनेशन की टैक्सेबिलिटी दी गई है सेक्शन 115 बीबीसी, जिसमें 30% टैक्स प्लस सरचार्ज भी लग सकता है और 4% सेस तो हमेशा लगेगा ही। अब कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बोलता हूं, कुछ लोगों के लिए एनोनिमस डोनेशन का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप होली रिलीजियस ट्रस्ट हो, क्या हो? होली रिलीजियस ट्रस्ट हो, 115 बीबीसी एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में जो भी एनोनिमस डोनेशन मिलेगा वो एक वॉलेंट्री डोनेशन की तरह ट्रीट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर मैं एक मंदिर हूं, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हूं और मुझे एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं 115 बीबीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको एक वॉलेंट्री डोनेशन की तरह ट्रीट करके इनकम स्टेटमेंट में ऐड करके 15% माइनस कर दो। अगर होली चैरिटेबल है तो 100% एप्लीकेबल है, 100% एप्लीकेबल है। और अगर पार्टली चैरिटेबल और पार्टली रिलीजियस है तो स्कूल भी है, चर्च भी है, स्कूल भी है, मंदिर भी है, स्कूल भी है, मस्जिद भी है, तो उस केस के अंदर आपको 2 डोनेशन बॉक्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जो स्कूल में आएगा उस पर 115 बीबीसी लगेगा और जो मंदिर में आएगा उस पर 115 बीबीसी नहीं लगेगा। जो स्कूल में आएगा उस पर लगेगा, जो चर्च पे उस पर नहीं लगेगा, एज द केस में भी। तो जो चर्च वाला है वो नॉर्मल जैसा ट्रीट किया जाएगा और जो स्कूल वाला है वो 115 बीबीसी जैसा ट्रीट किया जाएगा। ये 3 बातें यहां पर लिखी गई है, वो आप पहले देख लो। अब कितना टैक्स लगेगा सर? चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। टोटल डोनेशन हमको इस साल में 100 लाख मिला, उसमें से 10 लाख एनोनिमस है, 90 लाख आपका अदर डोनेशन है। अदर डोनेशन का क्या होगा वो तो आपको पता है, वॉलेंट्री डोनेशन है तो इनकम स्टेटमेंट में ऐड करो। और अगर कॉर्पस है तो फिर अगर कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे तो माफ है और कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो टैक्सेबल। अपने को उसके बारे में बात नहीं करना है, अपने को अदर से कोई लेना देना नहीं। आज अदर की बात हमने पहले कर ली, आज हमको बात करना है एनोनिमस डोनेशन की। एनोनिमस डोनेशन का क्या होगा सर? एनोनिमस डोनेशन के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट में ऐड नहीं करना है, आपको अलग से कंप्यूटेशन करना है। एनोनिमस डोनेशन 10 लाख, उसमें से सरकार एक एग्जेम्पशन देगी आपको, सिर्फ एक ही एग्जेम्पशन, और कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा इस 10 लाख में से। दैट इज 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। अब टोटल डोनेशन आपका 100 लाख है, उसका 5% कितना है? 5 लाख। कंपेयर विद 1 लाख विच एवर इज हायर कितना है? 5 लाख। बस ये एक ही डोनेशन मिलेगा। हाँ, ये 5 लाख 5 करोड़ भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि यहां लिखा है विच एवर इज हायर, लोअर नहीं है। तो 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा और बैलेंस पे आपको फ्लैट 30% डिडक्शन देना है। अब ये जो बैलेंस है ना, इस बैलेंस में से आप कुछ एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हो, ये आपको फ्लैट 30% देना ही पड़ेगा प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड सेस। सेस तो हमेशा लगेगा, सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। लेकिन ये जो 5 लाख रुपए यहां माइनस हो रहा है ना, ये माइनस हो रहा है ना, इसका इंस्टीट्यूट ने 2 ट्रीटमेंट किया है। पहला ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट इसका, ये जो 5 लाख रुपए यहां एग्जाम्प्ट हो रहा है ना, इसका इंस्टीट्यूट ने 2 ट्रीटमेंट। जो देखो, जो नीचे एग्जाम्प्ट होने के बाद आ रहा है ना, वो तो डायरेक्ट टैक्सेबल है, उसको एकदम एंड में ऐड करके टैक्स कर देना। लेकिन ये जो बीच में माइनस हो रहा है ना, उसके लिए इंस्टीट्यूट 2 ट्रीटमेंट दे रही है। पहला बोल रही है कि इसको नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में ऐड करो और उसमें से 15% ट्रीट माइनस करो और बाकी अप्लाई करो, मतलब इसको वॉलेंट्री डोनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो ये जो 5 लाख रुपए जो माइनस हो रहा है यहां से, इसको आप किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो? वॉलेंट्री डोनेशन की तरह ट्रीट करके इसको आप पहले इनकम स्टेटमेंट में ऐड करो, 15% माइनस करो और फिर बाद में उसको अप्लाई करके एग्जाम्पशन ले लो। ये पहला ट्रीटमेंट है। दूसरा ऑप्शन मैंने यहां नहीं दिया, लेकिन सम करते समय मैंने आपको बताया, आप एग्जाम में कोई भी एक करो। दूसरा ओपिनियन जो इंस्टीट्यूट ने दिया वो ये है कि इस 5 लाख रुपए को आप क्या करो, एकदम एंड में ऐड करो, एकदम एंड में, 15% के बाद नहीं, सारा एग्जाम्पशन माइनस करने के बाद एकदम एंड में ऐड करके नॉर्मल रेट पे टैक्स कर देना, 30% पे नहीं करना। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? एकदम एंड में ऐड करो, नॉर्मल रेट पे टैक्स करना, 30% पे नहीं करना। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा रेजिम 1 के बारे में बात करेंगे। रेजिम 1 के अंदर भी कुछ इश्यूज कभी कभी बहुत आ जाते हैं, जैसे सितंबर में भी आया, जैन में भी आया। रेजिम 1 में सारे ट्रस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले 1023C, सब क्लॉज 3AB, सब क्लॉज 3AC। इसमें कौन है सर? इसमें गवर्नमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, कोई इंस्टीट्यूशन सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है तो उनको डायरेक्ट एग्जेम्पशन मिलेगा, कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ग्रांट 50% ऑफ टोटल रिसीट से ज्यादा होना चाहिए। तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसने टोटल 50 लाख रुपए का उसको ग्रांट मिला, उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट 30 लाख है, 20 लाख बाहर से मिला, तो 60% गवर्नमेंट ग्रांट है, तो 50% से ज्यादा हो गया तो वो डायरेक्ट एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती है इन पहले 2 क्लॉसेस के अंदर। ठीक है। अब सेकंड कुछ लोग हैं 1023C, सब क्लॉज 2AD, सब क्लॉज 2AE। यहां पर कौन लोग हैं? यहां पर कुछ लोग हैं जिनको 5 लाख रुपए तक की अगर रिसीट है ना, तो बाय डिफॉल्ट एग्जेम्पशन है, नो रजिस्ट्रेशन, नो अप्रूवल, कुछ जरूरत नहीं है।
अगर इसमें हॉस्पिटल या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन मिलाकर, अगर आपका एक हॉस्पिटल है, एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, एक यूनिवर्सिटी है, एक हॉस्पिटल है, एक कॉलेज है, ये मिलाकर अगर 5 लाख रुपए तक का पूरे साल का रिसीट है, दोनों मिलाकर, दोनों का इंडिविजुअली नहीं, इंडिविजुअली 5-5 लाख नहीं, दोनों मिलाकर अगर 5 लाख रुपए तक की रिसीट है, तो आपको यहां पर कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो, डायरेक्ट एग्जाम्शन। तो सारे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला वाला सब्सटैंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, पहला और दूसरा एग्जाम में बहुत आता है, जिसमें लोग आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे देंगे, अदर ग्रांट दे देंगे और पता लगाना 50% से ज्यादा अगर है तो फिर डायरेक्ट एग्जाम्शन मिलेगा, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला अभी उन्होंने जैन 26 में भी पूछा था, हॉस्पिटल का बोलेंगे 4 करोड़ रिसीट है, स्कूल का बोलेंगे 4 करोड़ रिसीट है, एग्रीगेट 8 करोड़ हो गया, गेल खत्म, अभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर दोनों मिलाकर 5 करोड़ तक होता तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती, अप्रूवल करने की जरूरत नहीं होती। तीसरा वो लोग हैं जो इन दोनों में नहीं आते, मतलब ये लोग गवर्नमेंट फाइनेंस भी नहीं है और ये लोग 5 करोड़ के ऊपर वाले, तो इनको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी आ सकते हैं, रिलीजियस भी आ सकते हैं, हॉस्पिटल भी आ सकता है, स्कूल भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कैटेगरी 3 में कौन आएंगे? कैटेगरी 3 में वो लोग आएंगे जैसे आईसीआई, आईसीआई यहीं पे कवर्ड है, 1023C के अंदर कवर्ड है आईसीआई, वो यहां पर आता है क्योंकि वो सब्सटैंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट नहीं है, पहली बात, और ना ही उनकी रिसीट 5 करोड़ तक है। आप सभी को पता है 5 करोड़ तो क्या आईसीआई के लिए चिल्लर अमाउंट है, ठीक है, 5 करोड़ तो आईसीआई यू क्रॉस कर देगा, तो इसलिए आईसीआई यहां पे आता है, थर्ड वाले पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, आई होप इट। तो कैसे कैटेगराइज करोगे? पहला वाला सब्सटैंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर 5 करोड़ तक एग्रीगेट रिसीट है तो भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तीसरा वाला, आपको अगर इन दोनों में नहीं आते हो तो फिर आपको एप्लीकेशन देके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और छोटे इश्यूज है वहां पर, एक एक करके बोलता हूं। ट्रस्ट को अगर एग्जाम्पशन चाहिए तो बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। कब बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा? अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस होती है, एग्जाम्पशन देने के पहले की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस होती है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा और बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर बुक्स नहीं मेंटेन करोगे, ऑडिट नहीं करवाओगे, तो आप सभी को पता है कि क्या होने वाला है। अगर ऑडिट नहीं करवाओगे तो आप देखो ऊपर स्पेशल मैकेनिज्म है आपके लिए, जाकर चेक करना। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है क्योंकि ये भी एक रिसेंट अमेंडमेंट है। देखो, ट्रस्ट के अंदर जो भी इन्होंने किया है ना, लास्ट 4-5 साल के अंदर ही किया है। मैक्सिमम प्रोविजन जो ट्रस्ट के अंदर आप पढ़ रहे हो, पहले 3-4 पेज छोड़कर, वो सब लास्ट 4-5 साल के अंदर ही अमेंडमेंट हुआ है। ये भी लास्ट 4-5 साल में अमेंडमेंट हुआ है। 2022 में 21 या 22 का अमेंडमेंट है। ये सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस के लिए। मान लो मैं एक रिलीजियस प्लेस हूं, मैं हूं टेंपल, मैं हूं चर्च, मैं हूं मॉस्क एक्सेट्रा, गुरुद्वारा, और अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि हमको अपने मॉस्क का, हमको अपने टेंपल का, चर्च का, गुरुद्वारा का रेनोवेशन करना है, तो लोग आकर पैसा देते हैं। ठीक है, तो वो जनरली तो क्या माना जाएगा? वॉलंटरी डोनेशन। अगर लेकिन हम चाहे तो अपने ऑप्शन पे उसको कॉर्पस डोनेशन मान सकते हैं, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। ठीक है, तो अगर आप रिपेयर के लिए लोगों से पैसा लेते हो, किसके रिपेयर के लिए? सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस के रिपेयर के लिए अगर लोगों से पैसा लेते हो तो सरकार ने एक ऑप्शन दिया है कि आप उसको एक वॉलंटरी डोनेशन के बदले कॉर्पस डोनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो और एग्जाम करवा सकते हो अगर कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे। क्या क्या कंडीशन फुलफिल करेंगे? सबसे पहले ये ऑप्शन है आपके लिए, मैंडेटरी नहीं है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो वॉलंटरी डोनेशन की तरह ट्रीट करो, टैक्स भरो चुपचाप। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, आपको ये पैसा सिर्फ रिपेयर और रेनोवेशन के लिए ही खर्चा करना होगा, कोई और पर्पस के लिए खर्चा नहीं करोगे। आप इस पैसे को दूसरे को डोनेशन की तरह नहीं दोगे। ठीक है, सेकंड, थर्डली, आप इसको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल रखोगे। मेनली आप इसके लिए से सेपरेट बैंक अकाउंट रखोगे, सेपरेट अकाउंट्स रखोगे, सेपरेट रिकॉर्ड्स रखोगे, तो ही हम आपको ये बेनिफिट देंगे। चौथा, आपको इसको 11(5) में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल कर लोगे तो हम आपको क्या कर देंगे? हम आपको आपका ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी तरह ट्रीट कर देंगे? हम आपको इसको एक कॉर्पस की तरह ट्रीट कर देंगे और कॉर्पस की तरह ट्रीट करके हम इसको एग्जाम करवा देंगे, सब्जेक्ट टू जो भी कंडीशंस है कॉर्पस की। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहां पर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट की तरफ। क्या ट्रस्ट को रिटर्न भरना जरूरी है? हाँ, रिटर्न भरना जरूरी है। ट्रस्ट अपना रिटर्न 139(1) या 139(4) में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो अपडेटेड रिटर्न भरता है 139(8) के अंदर तो उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। 139(1) में भरेगा तो भी चल जाएगा, 139(4) में भरेगा तो भी चलेगा, लेकिन अपडेटेड रिटर्न अगर वो भरता है 139(8) के अंदर तो उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। आप सभी को पता है अपडेटेड रिटर्न इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एसएससी। वहां पर आपकी इनकम घट नहीं सकती, उसमें इनकम से बढ़ी सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11(5) के अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट है सर? एक बार इस लिस्ट को देख लेते, कभी कभी ये लिस्ट भी ये लोग टेस्ट कर लेते हैं, इस लिस्ट को एक बार देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स। गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करोगे तो 11(5) मोड में माना जाएगा। यूटीआई के यूनिट्स खरीद लो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज खरीद लो, एक ऐसी कंपनी के डिवेंचर खरीद लो विच इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट। सारी कंपनी के डिवेंचर यहां पर कवर नहीं है। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद लो, इक्विटी शेयर खरीद लो डिपॉजिटरी के, स्टॉक सर्टिफिकेट खरीद लो एज डिफाइंड इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-15, शेयर्स ऑफ एनएसडीसी खरीद लो, स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीद लो, सब्सिडरी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीद लो,
उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में पैसा डालो, ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। शेड्यूल बैंक में पैसा डालो, ऑपरेटिव बैंक में पैसा डालो, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक डिपॉजिट, मतलब ये फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट की बातें चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार टेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट इन एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर खरीद लो, पब्लिक सेक्टर कंपनी के डिपॉजिट खरीद लो। लेकिन आगे जाकर अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही तो फिर 3 साल तक अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही, 3 साल के अंदर वो अगर वो सीज हो गई तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने एयर इंडिया के शेयर खरीद लिया आज, अब 2 साल बाद गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को बेच दिया, अब वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही तो क्या होगा? क्या मेरा एग्जेम्पशन चला जाएगा? क्या मैं ये माना जाएगा कि मैंने वायलेशन किया है? सो अब ये ध्यान से सुन लेना, ए पब्लिक सेक्टर कंपनी सीज टू बी पब्लिक सेक्टर कंपनी, देन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ दैट कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज लेजिटिमेट टिल 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन। तो जब वो कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही उसके 3 साल तक वो इन्वेस्टमेंट वैलिड रहेगा, ठीक है। मान लो मैंने आज शेयर खरीद लिया, 2 साल बाद एयर इंडिया बिक गया, तो उस 2 साल के बाद से 3 साल तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 साल तक वो वैलिड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और डिपॉजिट के लिए तो मैच्योरिटी तक वो वैलिड माना जाएगा। शेयर्स के लिए 3 साल की लिमिट है, डिपॉजिट के लिए तो मैच्योरिटी तक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ अप्रूव्ड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड खरीद लो, पब्लिक कंपनीज प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस उसके बॉन्ड खरीद लो, या इमूवेबल प्रॉपर्टी में डाल दो, सबसे अच्छा लैंड या बिल्डिंग या घर या खरीद लो, ऑफिस खरीद लो। और लास्ट वाला अभी आया है, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यहां जाके आपका टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट का डिस्कशन खत्म हो जाता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट की तरफ, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कभी कभी इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन बना लेता है, अभी लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि इस पे कोई क्वेश्चन बन जाए। एग्जिट टैक्स और अक्रीडेड इनकम। एग्जिट टैक्स कब लगता है सर? जब एक ट्रस्ट अपने आप को डिसॉल्व कर देता है, बंद कर देता है, या कोई ऐसी एंटिटी के साथ जाके मर्ज हो जाता है जो ट्रस्ट की एक्टिविटी नहीं करता है, तो एग्जिट टैक्स लग जाएगा आपको। अब एग्जिट टैक्स कितना लगेगा, उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग अभी यहां पर एक एक करके बात करेंगे। तो पहले सर्कमस्टेंसेस समझो, एग्जिट टैक्स कब लग सकता है, या टैक्सेशन ऑफ अक्रीडेड इनकम कब लग सकता है। मैं एक ट्रस्ट हूं, मैं अच्छा खासा अपना 11 और 12 का एग्जेम्पशन एंजॉय कर रहा था, अब सडनली मैंने क्या कर दिया, ट्रस्ट डिसॉल्व कर दिया। अब डिसॉल्व कर दोगे तो आपके ऊपर एग्जिट टैक्स लगा देगी सरकार। सेकेंडली, अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट बदल दूं, मैं अच्छा खासा रिलीफ ऑफ पुअर कर रहा था, अब मैं कुछ और कर रहा हूं, मतलब जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ और ऑब्जेक्ट कर रहा हूं जो चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस के डेफिनेशन में नहीं आता है, उसको छोड़कर कोई और ही काम कर रहा हूं, तो अब एग्जिट टैक्स लगा देगी सरकार। या तीसरा, मैं किसी के साथ जाकर मर्ज कर जाता हूं, कोई ऐसी एंटिटी के साथ जो बिजनेस एक्टिविटी करती है, जो चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं करती है, जो रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करती है, उसके साथ जाकर मर्ज कर जाता हूं, तो भी मुझ पे एग्जिट टैक्स लग जाएगा, ठीक है। कितना लगेगा? उसके लिए आपको अक्रीडेड इनकम निकालना पड़ेगा। अक्रीडेड इनकम क्या होता है सर? एग्रीगेट एफएमवी ऑफ ऑल एसेट्स माइनस एग्रीगेट एफएमवी ऑफ ऑल लायबिलिटीज। इससे आपको अक्रीडेड इनकम आ जाएगा। उसके ऊपर आपको एमएमआर का टैक्स लगेगा। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है एमएमआर है सर? 30% प्लस 12% प्लस 4%, 34.944% एमएमआर है। जनरली एमएमआर के अंदर क्या होता है, 30% प्लस मैक्सिमम सरचार्ज लगाना होता है, बट यहां पर मैक्सिमम सरचार्ज नहीं लगाना है। इस सेक्शन के अंदर सिर्फ 12% ही सरचार्ज बोला है सरकार ने, इसलिए यहां पर 30 प्लस 12 प्लस 4 34.944% आ जाएगा। अभी कुछ केसेस के अंदर आपको कुछ चीजें आपको टोटल एफएमवी ऑफ टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी में नहीं लेना है। 3 चीजें आपको एफएमवी ऑफ टोटल एसेट्स और लायबिलिटी में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस पे क्वेश्चन बनता है। पहला, अगर आपने कोई एसेट एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा है तो वो आपको एफएमवी ऑफ टोटल एसेट्स में नहीं लेना है। एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा हुआ एसेट आपके टोटल एफएमवी में नहीं आएगा, उसके ऊपर अक्रीडेड इनकम नहीं लगेगा। दूसरा, अगर कोई एसेट या लायबिलिटी आपने रजिस्ट्रेशन होने के पहले खरीदा था या लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन होने के पहले लिया था, मान लो आपका ट्रस्ट 2020 में शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन 2022 में हुआ और आप एग्जिट टैक्स 2025 में लग रहा है, तो 20 से लेकर 22 के बीच में जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज थे वो आपको अक्रीडेड इनकम में नहीं लेना है। सिर्फ वही एसेट और लायबिलिटी अक्रीडेड इनकम में लेना है जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आए हैं। उसके पहले वाले एसेट्स और लायबिलिटीज को इग्नोर करना है। तीसरी चीज, अगर आपका ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हो गया है तो सरकार एक ऑप्शन देती है, डिसॉल्व हो गया कोई दिक्कत नहीं है, डिसॉल्व हो सकता है, कोई भी चीज डिसॉल्व हो सकती है। अगर आपके ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हो गया है तो आपको 12 महीने के अंदर अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज कोई दूसरे ट्रस्ट जो 12AB के अंदर रजिस्टर्ड है उसको ट्रांसफर कर देना है। अगर आप वो कर दोगे तो आपको उतने अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर आपको उस पर भी टैक्स लग जाएगा। तो 12 महीने का सरकार आपको मोहलत दे रही है, टाइम दे रही है। बस ये 3 ही रिलैक्सेशन है और कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा,
जैसे ही आपने ये गलती की उसके 14 दिन के अंदर आपको टैक्स देना है, नहीं दोगे तो 1% इंटरेस्ट पर एनम लग जाएगा। ठीक है, आगे जाकर आपने एक बार टैक्स दे दिया और उसके बाद आगे जाकर अगर आपको एसेट बेचना है तो उसका कॉस्ट क्या होगा? उसका कॉस्ट होगा एफएमवी। जो भी आपने एफएमवी ली थी यहां पे जो एफएमवी ली थी, अभी आप एफएमवी पढ़ोगे, जो भी एफएमवी ली थी वो आपका आगे जाकर कॉस्ट बन जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेशन। और एमएमआर मैंने आपको बता दिया 34.944% एमएमआर है। ठीक है ना, अब कैसे वैल्यू करेंगे सर? इन सब चीजों को वैल्यू कैसे करेंगे वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये जो रूल है ना बेटा, ये 4 जगह पर आता है, ये ऑलमोस्ट 4 जगह पे ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं नहीं बोलूंगा एग्जैक्ट है बट सिमिलर है। ये ना स्लम सेल के अंदर भी आता है। स्लम सेल के अंदर रूल 11 यूएई जब आप एफएमबी 1 निकालते हो, और ये है ना रूल 11 यूएई के अंदर भी आता है। और ये है ना आपका एक और जगह आता है ब्लैक मनी लॉ के अंदर। जब ब्लैक मनी लॉ के अंदर आप जब वैल्यूएशन करते हो ना तो उधर भी आपका कुछ कैलकुलेशन इस तरीके का होता है। बहुत जगह पर ये रूल सेम आते रहता है। ठीक है, अभी आज हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? आज हम लोग एग्जिट टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अक्रेडिटेड इनकम क्या है सर? एग्रीगेट एफएमवी ऑफ ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी। अब एग्रीगेट एफएमवी ऑफ ऑल एसेट में क्या आएगा सर? सारे एसेट ले लो, 2 चीज मत लेना। एक तो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स से रिलेटेड चीजें मत लेना टोटल एसेट्स में। दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स मत लेना। ये 2 चीजें आप सबसे पहले एसेट से निकाल दो। बाकी सारे एसेट ले लो, कैश ले लो, बैंक ले लो, ज्वेलरी ले लो, शेयर्स ले लो, सब ले लो, लैंड ले लो, बिल्डिंग ले लो, सब ले लो, डिबेंचर ले लो, बॉन्ड ले लो, सब ले लो। लेकिन टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स कभी भी टोटल एसेट्स में मत लेना और फिक्टिशियस एसेट्स टोटल एसेट्स में मत लेना। अब सारे एसेट्स को इन्होंने मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को कैसे डिवाइड किया है सर? कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी में कौन से आएंगे सर? सारे कोटेड शेयर्स। रेफरेंस कोटेड शेयर भी आ जाएगा, इक्विटी भी आ जाएगा। सिक्योरिटी में डिबेंचर भी आ जाएगा जो कोटेड है, लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड बॉन्ड्स, ये सब आ जाएंगे। इसको कैसे वैल्यू करना है सर? एवरेज लेना है ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट मींस जिस दिन आपने अपना ट्रस्ट बंद किया या मर्जर हो गया, वो डेट को माना जाता है स्पेसिफाइड डेट। तो उस दिन का आपको शेयर्स का या बॉन्ड्स का या डिबेंचर का जो भी लिस्टेड है उसका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज ले लेना उस दिन का। उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ है तो उसके पिछले दिन का एवरेज लेना है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला सिर्फ अनकोटेड इक्विटी शेयर के लिए। अनकोटेड इक्विटी प्रेफरेंस यहां पर नहीं है, प्रेफरेंस पॉइंट नंबर 3 में आएगा। पॉइंट नंबर 1 किसके लिए था? कोटेड इक्विटी प्रेफरेंस दोनों के लिए था, और कोटेड डिबेंचर, कोटेड बॉन्ड सब कुछ यहां पर आ गया। लेकिन पॉइंट नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के लिए। ठीक है, अब यहां पर कैसे वैल्यू करोगे अनकोटेड इक्विटी शेयर्स का? ए प्लस बी माइनस एल डिवाइड इंटू पीवी डिवाइड बाई ए पी। ए प्लस बी क्या है सर? ए प्लस बी एसेट्स है, एल क्या है? एल लायबिलिटीज। अब ये किसके एसेट्स है? ये अपने एसेट्स नहीं है, ये वो अनकोटेड कंपनी वाले के एसेट्स है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है ना, वो अनकोटेड इक्विटी शेयर वाली एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जिसमें आपने शेयर खरीदा है, उस कंपनी के एसेट्स है, ये अपने नहीं है। इंटू पीवी क्या है? पीवी मतलब पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, 100 रुपए का। डिवाइड बाय पीई क्या है? पी है पेड अप इक्विटी कैपिटल। मतलब सर पी मतलब टोटल इक्विटी कैपिटल कितना है? 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, वो आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब सबसे पहले ए देखेंगे। ए में क्या आता है सर? सारे एसेट्स की बुक वैल्यू ले लो आप। फिर से आप टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स मत लेना, फिक्टिशियस एसेट्स मत लेना। ठीक है, सारे एसेट्स की बुक वैल्यू, कुछ एसेट्स को छोड़कर, बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटी, इमोबल प्रॉपर्टी, वो पॉइंट नंबर बी में दिया गया है। तो ए के अंदर आप बाकी सारे एसेट्स की बुक वैल्यू ले लो, और ये सब के लिए आप एफएमवी ले लो एज पर दिस रूल। बुलियन के लिए, ज्वेलरी के लिए अलग कलर कर देता हूं। बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटी, इमोबल प्रॉपर्टी के लिए इस रूल के हिसाब से आप उसकी क्या कर लो? आप उसकी वैल्यूएशन कर लो। ठीक है, अब ये एल किसका है? ये एल है सामने वाली अनलिस्टेड कंपनी का। उसकी सारी बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ले लो। ठीक है, लायबिलिटीज की बुक वैल्यू ले लो, कुछ चीजें मत लेना। कंटिंजेंट लायबिलिटी मत लेना, लेकिन अगर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी अरियर्स ऑफ डिविडेंड पेएबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर तो वो ले लेना। उसके बाद अमाउंट सेट असाइड फॉर डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो मत लेना। ये सब एक्सक्लूजन है, ये सब नहीं लेना है। लेकिन इस एक्सक्लूजन में कुछ चीजें ले लेना है, वो मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये ले लेना है आपको और ये ले लेना है। एक्सक्लूजन में एक्सक्लूजन है मतलब इंक्लूजन है, करेक्ट। रिजर्व्स एंड सरप्लस मत लेना, बट अदर देन दोस्त सेट अपार्ट टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन वो लेना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मत लेना, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी मत लेना, और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मत लेना। तो लेना क्या है फिर? जनरल लायबिलिटीज ले लो यार, जैसे आप क्रेडिटर्स ले लो, बैंक लोन ले लो, डिबेंचर ले लो, लोन ले लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ले लो, ये जनरल लायबिलिटी ले लो। इस तरीके से आप ए प्लस बी माइनस एल करोगे, आपको एसेट्स आ जाएगा। कितने एसेट्स हो गए? सबसे पहले कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद अनकोटेड इक्विटी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अदर देन इक्विटी। यहां पर क्या आएगा सर? यहां पर आपका अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर्स, अनकोटेड बॉन्ड, अनकोटेड डिबेंचर, इसके लिए क्या वैल्यू करना है? मार्केट प्राइस। वैल्यूएशन रिपोर्ट से वैल्यूएशन रिपोर्टर से एक मार्केट प्राइस ले लो, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। कौन है रजिस्टर्ड वैल्यूअर? मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लो, उसके मार्केट प्राइस निकाल लो। नेक्स्ट, इमोबल प्रॉपर्टी के लिए क्या करूं? बुक वैल्यू मत लेना, मार्केट प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विचएवर इज हायर। बुक वैल्यू बिल्कुल भी मत लेना,
इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मार्केट प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, दोनों में से कोई भी एक नहीं दिया है तो फिर आप जो दिया है वो ले लो और क्या, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, मतलब अगर इस ट्रस्ट का किसी फर्म के अंदर कोई शेयर है तो फिर उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे, ए प्लस बी माइनस एल। जिस फर्म में आपका स्टेक है उसका ए लो, उसका बी लो, माइनस एल लो, मल्टीप्लाई बाय आपका कितना स्टेक है उसके अंदर 30, 40, 50% मल्टीप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और कोई और अदर एसेट्स का आपको मार्केट वैल्यू लेना है, बुक वैल्यू नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। तो सारे एसेट्स को इन्होंने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहला कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, दूसरा अनकोटेड इक्विटी शेयर, तीसरा शेयर्स एंड सिक्योरिटी जो अदर देन इक्विटी है, ठीक है, अदर देन कोटेड है, चौथा आपका लैंड एंड बिल्डिंग, पांचवा आपका बिजनेस अंडरटेकिंग और छठे के अंदर बाकी सारे एसेट्स का वैल्यूएशन करोगे आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से। लाइबिलिटी कैसे निकालोगे आप इसका किसका, अपना, अभी अपना लाइबिलिटी, ये अपनी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के लिए बुक वैल्यू ले लोगे, फिर से उसमें कैपिटल नहीं लोगे, अक्यूमुलेटेड फंड नहीं लोगे, कॉर्पस नहीं लोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लोगे, पीएनएल अकाउंट नहीं लोगे, अनअसर्टेन लाइबिलिटी नहीं लोगे, टैक्स नहीं लोगे, तो क्या लेंगे फिर, क्रेडिटर्स लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेंगे, लोन्स लेंगे, डिबेंचर्स लेंगे, ठीक है, जो जनरल लाइबिलिटी आती है वो लेंगे और क्या, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट वाला डीम्ड एग्जिट टैक्स। सर डीम्ड एग्जिट टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन देना है नए रेजिम के अंदर, जैसे जितने भी पुराने ट्रस्ट है उनको 30 जून 2024 तक एप्लीकेशन देना है, जो नए ट्रस्ट है उनको भी 4.5 साल बाद एप्लीकेशन देना है, जो प्रोविजनली रजिस्टर्ड है उनको भी 2.5 साल बाद आके एप्लीकेशन देना। अगर वो भूल गए एप्लीकेशन देना टाइम पे, तो उनके ऊपर सरकार बोलती है हम डीम्ड एग्जिट टैक्स का प्रोविजन लगा देंगे। तो आपको टाइम पे एप्लीकेशन देना है भाई, टाइम पे एप्लीकेशन नहीं दोगे तो डीम्ड एग्जिट टैक्स का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, 115 टीडी का प्रोविजन आपके ऊपर लग जाएगा, 34.944% का टैक्स लग जाएगा। बी केयरफुल विद इट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया था ऑलरेडी, शायद इन्होंने सितंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया, 12 AC का विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। अगर एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट के साथ मर्ज करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिट टैक्स का प्रोविजन नहीं लगेगा अगर कुछ कंडीशन फुलफिल करते हैं। मैं एक ट्रस्ट हूं, आप भी एक ट्रस्ट हो, हम दोनों मर्जर कर रहे हैं तो एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा अगर कुछ कंडीशन फुलफिल करते हैं। पहला कंडीशन, दूसरा ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट सेम या सिमिलर होना चाहिए। मेरा ट्रस्ट और आपका ट्रस्ट, मैं जिसके साथ मर्ज कर रहा हूं, हम दोनों के ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। दूसरा ट्रस्ट भी 12AA, 12AB या 1023C में रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड होना चाहिए, तो वो भी अप्रूव्ड ट्रस्ट होना चाहिए। अगर वो भी अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा, कुछ कंडीशन सरकार प्रिस्क्राइब करेगी जो अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया, जब करेंगी तो बता दूंगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं कि अब कोई प्रिस्क्राइब करने वाली है, ठीक है, अगर करेगी तो बता दूंगा। तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल करते हो, आपके ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, और आप भी रजिस्टर्ड होने चाहिए 12AB, 12AA या 1023C में, मैं भी रजिस्टर्ड, अगर ऐसे ट्रस्ट का मर्जर होता है तो एग्जिट टैक्स का प्रोविजन आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है ऑफ ट्रस्ट चैप्टर। इसको मैंने पहले डालना इसलिए जरूरी समझा बिकॉज इसके ऊपर अभी Jan 26 में इंस्टीट्यूट ने 18 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिया, 10 मार्क का एमसीक्यू और 8 मार्क का आपका केस स्टडी। केस स्टडी मींस एक क्वेश्चन पूछा, प्रॉपर क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग पूरा सिलेबस कोशिश करूंगा मैं कि हर एक छोटे से छोटा टॉपिक भी डालने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। बड़े टॉपिक तो सारे डाल ही दूंगा, उसकी चिंता मत करना, सारे बड़े टॉपिक्स आ जाएंगे। कैपिटल गेन्स आ जाएगा, टीडीएस आ जाएगा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटीडब्ल्यूए, वोडाफोन केस लॉ, ये सब कुछ तो आना ही है। टैक्स रेट्स, वैक रेट्स, आईएफओएस, वाईएफओएस सब आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। 10AA, 10AA सब आएगा, लेकिन मैं छोटे टॉपिक्स भी डालने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। जैसे ही हो जाएगा फिर मैं एमसीक्यू के वीडियो डालूंगा, जैसे आईसीआई अपना एमसीक्यू बुकलेट लाएगा, और जैसे ही उसके बाद में एमसीक्यू बुकलेट भी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने पास आरटीपी, एमटीपी और एग्जाम पेपर के बारे में सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। तो अगला रिवीजन वीडियो आप लोगों को कौन सा चाहिए जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ, और ये रिवीजन वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी बता दीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, सी यू सून।